Am I audible? Yes, sir. Shall I start? Yes, sir. लास्ट टाइम हमने बैगिंग पे वर्क किया था ना? सर KNN किया ना? बैगिंग हो चुका है रैंडम फॉरेस्ट एंसेंबल टेक्निक के अंदर. yes sir. Wait, I'm just sharing my screen. ईशान के क्वेश्चन था हम्म. जो आपने रैंडम क्लासिफिकेशन में रिग्रेसर करवाया था, तो अगर किसी केस में हमें किसी प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करनी है, इन अ केस कि अगर हम इंश्योरेंस कंपनी में हैं, हमारे पास प्रीमियम है और मतलब सारे फीचर्स हैं जो भी उसके एक पॉलिसीज के अंदर फीचर्स होते हैं, उसका प्रीमियम, टर्म, फ्रीक्वेंसी एंड अदर थिंग, एंड उसकी प्राइस डिसाइड करनी है, तो उसकी पे मतलब जब रिग्रेसर लगता है तो उसकी पेरेंट नोट, अगर हम इस केस में देखें प्राइस हमें हम लोगों को डिसाइड करनी है, तो पेरेंट नोट कैसे बनेगी? Okay. तो लेट्स सपोज मेरे पास फीचर है कस्टमर आईडी, मे बी प्रीमियम फ्रिक्वेंसी, मे बी सेल्स पर्सन. ठीक है, मेरे को कुछ इस तरह के फीचर्स हैं एंड प्राइस. लेट्स सपोज तो मेरे पास एक फीचर ये है. ठीक है, अब ये मेरे पास कैसे रिग्रेसर मॉडल है. ठीक है, अब इस रिग्रेसर मॉडल में बेसिकली मेरे पास फीचर्स हैं दिस 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 एंड दिस वन. दिस इज माय वाई फीचर एंड दिस इज माय एक्स फीचर. सिंपल. तो हमने देखा था कि अगर मेरे पास क्लासिफिकेशन टाइप मॉडल हो तो गिनी एंड एंट्रोपी वी कैन यूज. ठीक है, अब सेम जब मेरे पास कैसा है क्लासिफिकेशन, और लेट सपोज मेरे पास मॉडल कैसा है एमएससी रिग्रेसर के केस में विच इज मीन स्क्वायर एरर. तो ये क्या करेगा, कोई भी एक फीचर लेगा. ठीक है, लेट सपोज आई कैन से फ्रीक्वेंसी. ठीक है, अब इसने एक फीचर लिया, रैंडमली एक फीचर लिया फ्रीक्वेंसी. देन बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी वो क्या करेगा, बाइफरकेट करेगा. फ्रीक्वेंसी लेस देन 5 लेट सपोज. सो दिस इज यस नो, दिस इज नो. सो जितने भी मेरे रिकॉर्ड्स होंगे जो फ्रीक्वेंसी लेस देन 5 टेन्योर में होंगे वो इस वाले सैंपल नोट पे आ जाएंगे, और नो पे होंगे इस वाले सैंपल नोट पे आ जाएंगे. देन इसमें अब मेरे पास है कस्टमर आईडी लेट सपोज, और नॉट कस्टमर आईडी, आई कैन से मे बी आपके फीचर्स कौन कौन से हैं? सम एश्योर्ड, प्रीमियम फ्रीक्वेंसी, प्रीमियम टर्म, सम एश्योर्ड नहीं, प्रीमियम. कैलकुलेटिव एनालाइज्ड, ओके, पॉलिसी नंबर. लेट सपोज पॉलिसी नंबर. ठीक है,
तो मेरे पास पॉलिसी नंबर है एंड बेसिस ऑन दैट पॉलिसी नंबर अगेन ये सेग्रीगेट करेगा मे बी ये एक बकेट, लेट्स सपोज मैंने एक बकेट क्रिएट किया एंड बेसिस ऑन द बकेट जस्ट एग्रीगेटेड यस और नो, देन अगेन मेरे पास दूसरा फीचर आएगा, फिर दूसरा फीचर एंड बेसिस ऑन दैट ये क्या करेगा, इस तरह से ट्री फॉर्मेशन करेगा। तो दिस इज माय फर्स्ट ट्री। लास्ट में आते आते इसने लेट्स सपोज इस प्राइस का कोई प्राइस दिया मे बी 10,000 रुपीज। इसी तरह मेरा दूसरा एस्टिमेटर होगा, वो भी इस तरह से करेगा ट्री को फॉर्मेशन। इसने दिया 12,000 रुपीज, फिर एक ने दिया 13,000 बेस्ड ऑन माय डिफरेंट डिफरेंट एस्टिमेटर। इनका मीन वैल्यू लेके मैं उसको प्रेडिक्ट कर दूंगा। क्या ये बेसिकली अगर ये इस तरह का मेरे पास डेटा है तो इस तरह से ये वर्क करेगा और उसको प्रिडिक्ट करता जाएगा। दिस इज ओनली वन केस। ऐसे मेरे पास हो सकते हैं 1 लाख रिकॉर्ड्स हो, तो 1 लाख रिकॉर्ड्स के लिए वो ट्रीज को फॉर्मेशन करेगा एंड बेसिस ऑन दैट ट्री फॉर्मेशन वो मुझको वैल्यूज देता जाएगा। तो ये बेसिकली क्या बेसिस है कि मेरे पास जो नोड है वो कैसे सेग्रीगेट हो रहा है। अगर आप रैंडम फॉरेस्ट में भी जाते हो तो सेम है, जैसे ट्री रिग्रेसर होता है, ठीक है, उसी तरह से ये फॉर्मेशन। बट डिफरेंस क्या है, ये दिस इज द बैगिंग टेक्निक। तो बैगिंग टेक्निक मीन्स दैट ये किसके अंदर आता है, एनसेम्बल के अंदर। एनसेम्बल मीन्स पैरेलली वर्क कर रहे हैं, ठीक है, यानी मेरा एक मॉडल है, दूसरा मॉडल, 3 मॉडल, 4 मॉडल, ठीक है। तो ये सिक्वेंशियली ना वर्क करके पैरेलली, जो आज हम देखेंगे सिक्वेंशियली विच बूस्टिंग। तो मैंने एक डिसीजन ट्री बनाया रिग्रेसर, दूसरा डिसीजन ट्री रिग्रेसर, थर्ड डिसीजन ट्री रिग्रेसर, फोर्थ डिसीजन ट्री रिग्रेसर, फिफ्थ डिसीजन ट्री रिग्रेसर। इस तरह से मैं डिफरेंट डिफरेंट डिसीजन ट्री बनाऊंगा और उनकी मीन वैल्यू को मैं उसकी वैल्यू को प्रेडिक्ट कर दूंगा। तो सेम, तो जैसे मैंने बताया कि अगर रिग्रेसर डेटा है, ठीक है, तो वो उसको कोई भी मेरे फीचर्स को लेगा, बेसिस ऑन दैट सेग्रीगेट करेगा लेस देन 0.5 लेस देन 0.6 वैल्यू को लेके, ठीक है, और उसको एक सैंपल स्प्लिट करेगा। रैंडमाइज सैंपल स्प्लिट होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो किसी वैल्यू पे वर्क कर रहा है, एक रैंडमाइज सैंपल स्प्लिट होता है, ठीक है, उसके बेसिस पे, क्योंकि क्लासिफिकेशन में देयर इज अ प्रोबेबिलिटी है ना, अगर आप गिनी और एंट्रोपी ले रहे हो, बट इन द रिग्रेसर देयर इज नो प्रोबेबिलिटी। तो एक रैंडमाइज कोई भी फीचर लेके उसे सैम्पलिंग स्प्लिट करेगा एंड बेसिस ऑन दैट फिर वो आगे फर्दर स्प्लिट करता जाएगा जैसे करता है। गॉट इट? Yes, thank you. तो आज हम देखते हैं देयर इज अ बूस्टिंग टेक्निक। दिस इज लास्ट ML टेक्निक इन केस ऑफ सुपरवाइज, ठीक है। तो ये लास्ट टेक्निक है, एडवांस टेक्निक है। जनरली बैगिंग एंड द बूस्टिंग, मोस्ट ऑफ द डेटा साइंटिस्ट यूज बैगिंग एंड द बूस्टिंग टेक्निक टू जस्ट मेक देयर मॉडल। तो बूस्टिंग टेक्निक देखेंगे हम क्या होता है। तो हमने देखा था पहले, यस, एनी हैविंग एनी डाउट? तो हमने देखा था देयर इज अ एनसेम्बल टेक्निक। इन द एनसेम्बल देयर आर टू टाइप ऑफ टेक्निक्स, वन इज बैगिंग एंड सेकंड इज बूस्टिंग। बैगिंग में हमने देखा था मेरे पास जो मॉडल्स हैं वो पैरेलली वर्क करते हैं, ठीक है, यानी मैंने बहुत सारे डिसीजन ट्रीज बनाए और वोटिंग क्लासिफायर के अकॉर्डिंग या वोटिंग सिस्टम के अगर क्लासिफिकेशन वोटिंग या फिर मीन एवरेज। बट बूस्टिंग इज जस्ट लाइक इन सिक्वेंशियल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सिक्वेंशियल? मीन्स दैट इसमें वीक लर्नर मॉडल्स बनते हैं। जैसे मेरे एक डिसीजन ट्री हुआ, लेट्स सपोज मेरे पास कुछ रिकॉर्ड्स हैं, 5 रिकॉर्ड्स, 1 2 3 4 5। अब इस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग कोविड का डेटा है, यस, नो, यस, यस एंड नो। दिस इज द एक्चुअल डेटा प्रेडिक्टेड हुआ मेरा। मैंने एक डिसीजन ट्री बनाया, उस डिसीजन ट्री ने प्रेडिक्ट किया यस, नो, नो, नो एंड नो, ठीक है। तो इसमें मेरे पास एरर इन दो रिकॉर्ड्स में आए, एरर यानी फर्स्ट मैंने जो मॉडल ट्री क्रिएट किया उसमें मेरे पास कितने रिकॉर्ड्स में, 2 रिकॉर्ड्स में एरर आए। तो ये क्या करेगा, इन 2 रिकॉर्ड्स को लेके दोबारा मॉडल को ट्रेन करेगा, यानी सिक्वेंशियली चलेगा। जो भी आपके फर्स्ट सिस्टम में एरर आ रहा है, यानी फर्स्ट मॉडल में एरर आ रहा है, पहले क्या होता था बैगिंग में कि एक रिकॉर्ड लिया, मींस एक डेटा सेट लिया उसका अलग मॉडल, दूसरा डेटा सेट लिया उसका अलग मॉडल, तीसरा डेटा सेट लिया उसका अलग मॉडल, यानी एक पैरेलली वर्क कर रहे थे। बट अब ये क्या करेगा, यानी ये मेरे पास एरर है तो इसका एक मॉडल क्रिएट होगा। अब इस मॉडल के अकॉर्डिंग लेट सपोज इसमें फिर से एक एरर आया पर्टेनिंग टू दिस रो,
देन अगेन मेरे पास एक और मॉडल क्रिएट होगा। तो इस तरह से ये क्या करता है, सिक्वेंशियली चलता है, यानी जो भी फर्स्ट मॉडल का प्रॉब्लम है, यानी आप उसे कह सकते हो वीक लर्नर, ठीक है। इफ माय फर्स्ट मॉडल इज वीक लर्नर, देन द सेकंड मॉडल विल train again basis on my weak learner and then predict again. Let's suppose in the second model, if you get some kind of error, then you will make third model basis on the weak learner which had given by second model, जो सेकंड मॉडल ने दिया था उसके बेसिस पे आप थर्ड। तो ये इस तरह से क्या करेगा, सिक्वेंशियली मूव करता जाएगा, नॉट पैरेलली, सिक्वेंशियली। यानी मेरे पास मैं क्या कर रहा हूँ, उसका एक्यूरेसी इंक्रीज कर रहा हूँ एट द सेम टाइम। यानी ये इसका प्रॉब्लम यहाँ पे आ गया, ये इसका प्रॉब्लम यहाँ पे आ गया, देन यहाँ पे, इस तरह से ये मॉडल क्रिएट करते रहेंगे। तो इसमें भी हम इसे क्या बोलते हैं, एन एस्टिमेटर्स, कि मुझे कितने मॉडल्स क्रिएट करने हैं। जैसे हम यहाँ पे बैगिंग में देखते थे ना कि एन एस्टिमेटेड कितने मॉडल्स क्रिएट करने हैं, तो इसी तरह मुझे सिक्वेंशियली कितने मॉडल्स क्रिएट करने हैं। तो उसमें हमने देखा था बैगिंग में देयर इज अ टेक्निक which is random forest. Similarly in the boosting there are three techniques. First is ADA boosting, second is gradient boosting, and third is XG boosting. So ADA boosting, gradient boosting अभी हम देखेंगे। XG boosting means that extreme gradient boosting. This is X means that extreme means that, let's suppose if you want to go up to the extreme in an algorithm of gradient boosting, then I call it XG boosting. तो इसके मैथमेटिक्स देखते हैं, समझने का कोशिश करते हैं ये किस तरह से वर्क करता है। ADA boosting में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द gradient boosting एंड हाउ इट वर्क्स। गॉट इट, डिफरेंस समझ में आया। यानी these one is the ensemble. In the ensemble there are two classification, or I just classify into two types. First is bagging and the second is boosting. Bagging is just working on the parallel kind of model and boosting is just like sequential modeling. इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर मैं इसे लेमन टर्म्स में कहूँ। लेट्स सपोज मैंने एक प्रोजेक्ट असाइन किया, ठीक है, एंड प्रोजेक्ट विच इज रिलेटेड टू फेस रिकॉग्निशन, लेट्स सपोज, ठीक है। तो wait, not face, I can say कोविड डिटेक्शन, ठीक है। अब मैंने इसे क्या किया, पाइपलाइन किया। फर्स्ट इज डेटाबेस, यानी मुझे क्या चाहिए, एक डेटाबेस हैंडलर चाहिए जो डेटाबेस को हैंडल कर सके, है ना, क्योंकि उसके अंदर डेटा को स्टोर करना है एंड उसके अकॉर्डिंग मुझे डेटाबेस को कनेक्ट करना है। फिर सेकंड इज आईडी, यानी बेसिस ऑन दैट कोडिंग, पाइथन कोडिंग पे मैं वर्क कर पाऊँ, ठीक है। देन मैंने कहा ओके, फीचर इंजीनियरिंग एंड देन फीचर सिलेक्शन, ठीक है। डेटा मैंने आईडी में डेटा को इंपोर्ट किया, क्लेंस किया, देन फीचर इंजीनियरिंग की, फीचर सिलेक्शन किया, इसी में मैंने सब कुछ कर लिया, ठीक है। स्केलिंग भी इसकी में। देन मशीन लर्निंग मॉडल, यानी मशीन लर्निंग अप्लाई किया, देयर इज अ मशीन लर्नर, देन डिप्लॉयमेंट, ठीक है। तो एक प्रोजेक्ट कहाँ से शुरू होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है और इसका एग्जीक्यूशन यहाँ पे होता है, ठीक है। लेट सपोज मेरे पास मीनाक्षी है एंड आशीष एंड सोनियम, राहुल, रितेश एंड विप्लव, ठीक है। मेरे पास मीनाक्षी, आशीष, सोनिया एंड राहुल एंड रितेश, ठीक है। ये मेरे पास 5 मेरे डिपार्टमेंट्स के हेड है। मीनाक्षी इज गुड इन, लेट्स सपोज, फीचर इंजीनियरिंग एंड फीचर सिलेक्शन। आशीष is good in database handling and Sonia is good in coding, Python. Rahul is good in machine learning and Ritesh is good in deployment, let's suppose, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये इनकी अपनी अपनी एक्सपर्टीज है, मतलब मीनाक्षी की एक्सपर्टीज, मीनाक्षी इज रियली डैम गुड इन फीचर इंजीनियरिंग, फीचर सिलेक्शन। मैंने यही सेम प्रोजेक्ट मीनाक्षी को भी दे दिया, आशीष को भी दे दिया एंड देन सोनिया को भी दिया, राहुल को भी दिया एंड रितेश को भी दिया, इंडिविजुअली असाइन कर दिया।
और इंडिविजुअल असाइन करने के बाद मीनाक्षी ने मुझे परफॉर्मेंस दिया होल मॉडल पे, बट मीनाक्षी को डेटा मतलब मीन्स दैट Meenakshi knows how to just work on the project, each and everything knows, but she is damn good in feature engineering and feature selection. तो मीनाक्षी का मेरे पास एक्यूरेसी आया 75%, आशीष का एक्यूरेसी आया 72%, राहुल का एक्यूरेसी आया इट्स आई कैन से 78%, रितेश का एक्यूरेसी आया इट्स 84 एंड सोनिया का एक्यूरेसी आया 80%। ठीक है, तो मैंने कहा ओके, रितेश का मेरे पास बहुत अच्छा मॉडल क्रिएट होकर आ रहा है, उसका एक्यूरेसी अच्छा है, लो वेरिएंस है, लो बाइस है, तो मैंने कहा रितेश का मॉडल ले लेते हैं। यानी मैंने इनकी जो इंडिविजुअल स्पेशलाइजेशन थी उस पर फोकस नहीं किया, मैंने कहा ओवरऑल एक्यूरेसी किसका अच्छा रहा उसके बेसिस पे। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बैगिंग, यानी इंडिविजुअली सबसे मॉडल बनवाए, उसके बेसिस पे मैंने सिलेक्ट किया कि बेस्ट मॉडल मेरे पास कौन सा आ रहा है। मैं कहा रितेश, ये एग्जांपल हो गया बैगिंग का। अगर इसी को हम समझने की कोशिश करें क्या बूस्टिंग क्या होगा, तो वो समझने का कोशिश करते हैं। तो मैंने कहा आशीष इज वेरी वेरी गुड इन डेटा हैंडलिंग, ठीक है, डेटाबेस। तो मैंने कहा आशीष आप डेटाबेस पे वर्क करो। आशीष ने डेटाबेस पे वर्क किया, देन असाइन किया वो वर्क किसे, सोनिया को, फॉर कोडिंग पर्पस, डेटा क्लेंजिंग, जो भी पर्पस करना था, डेटा को इंपोर्ट क्लेंस करना है। देन उसके बाद वो असाइन हुआ मीनाक्षी पे। मीनाक्षी ने बहुत अच्छा फीचर इंजीनियरिंग किया, फीचर सिलेक्शन किया, और आशीष ने डेटाबेस को हैंडल किया। ठीक है, एंड देन इट्स राहुल। राहुल ने अच्छे से मशीन लर्निंग मॉडल क्रिएट किया विद हाइपरपैरामीटर ट्यूनिंग, पहले रैंडम सर्च किया, फिर ग्रिड सर्च किया, एंड देन रितेश को मॉडल दिया गया, रितेश ने मॉडल अच्छी तरह डिप्लॉय किया। ठीक है, जो भी पॉसिबिलिटीज हो सकती थी बग्स को, उसको डॉकराइज करके तो अच्छी तरह से उसे डिप्लॉय किया। तो इस केस में मुझे क्या है, सबसे अच्छा एक्यूरेसी मिलेगा, क्योंकि मैंने क्या किया, सबसे अपना अपना एक्सपर्टीज, यानी आशीष अच्छे थे किसमें, डेटाबेस में, बाकी सब में अच्छे नहीं थे, तो मैंने कहा ठीक है, आशीष की जो और चीजें हैं ये ये किसे हम सोनिया को दे देते हैं। सोनिया इज गुड इन इंपोर्टिंग एंड क्लिनजिंग ऑफ डेटा, से सोनिया इज गुड इन कोडिंग। तो यानी जो आशीष के वीक लर्नर्स थे वो आगे क्या कर दिए, पास ऑन कर दिए, देन सोनिया का पास ऑन किया, आगे मीनाक्षी का पास ऑन किया, देन राहुल को, और बाकी रितेश को। तो मुझे क्या मिला इसमें, मेरा बेस्ट एक्यूरेसी मिला। अब इसमें ये नहीं कह सकते कि आपको हर बार सबसे बेस्ट ही मिलेगा, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है सब अच्छे अच्छे एक्सपर्टीज हैं, बट उनका भी कोई लिमिटेशन हो सकता है। जैसे मीनाक्षी इज गुड इन फीचर इंजीनियरिंग इन फीचर सिलेक्शन, तो जरूरी नहीं है कि हर बार ही वो अच्छा फीचर इंजीनियरिंग फीचर सिलेक्शन कर पाए, उनका भी कोई लिमिटेशन होगा। सिमिलरली सोनिया का भी कोई लिमिटेशन होगा, आशीष का भी लिमिटेशन होगा। ठीक है, तो बट if I compare with the previous model, then definitely I can say I'll get my best model. But it is not kind of compulsory statement, or it is not imperative statement. Every time I'll get my best model. No, maybe there's lots of possibilities also. Sometimes होता है ना कि Sachin is really means, if I'm talking about example of Sachin and Virat, both are good in terms of uh, making century or kind of thing, but maybe there were a day, or maybe I can say there were some days they won't able to just perform best, so some kind of thing. तो दोनों ये लोग अपने अपने एक्सपर्टीज हैं, बट इट इज नॉट कंपल्सरी एवरी टाइम यू विल गेट द बेस्ट मॉडल। ठीक है, बट हाँ, as you compare with the past algorithm, definitely you will get the best accuracy as comparatively to the previous one. So that's a, I can say that's a technical thing which is in the layman term. Got it? What's the difference between bagging and boosting? Both the techniques come under the umbrella of ensemble. ये किसमें, ensemble के अंदर ही आती है। Yes or no everyone? Yes, sir. ठीक है, यस सर। तो इसका मैथमेटिक्स का एल्गोरिथम देखते हैं। अगर एल्गोरिथम नहीं समझ में आता है, डोंट वरी, ठीक है, क्योंकि आप कहीं इंटरव्यू देने जाओगे तो वो बूस्टिंग का एल्गोरिथम पूछते ही नहीं है, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता होता, इसीलिए। ठीक है, तो अगर समझ में आता है इट्स गुड, नहीं समझ में आता है तो परेशान मत होना। ठीक है, तो बैक टू द एल्गोरिथम।
I'm just sharing my new screen. So is my screen visible? Yes, sir. So in this, the first technique is एडा बूस्टिंग. ठीक है, तो एडा बूस्टिंग को समझने का कोशिश करते हैं किस तरह से एडा बूस्टिंग वर्क करता है. तो लेट्स सपोज मेरे पास एक डेटा है. दिस इज जस्ट अ सैंपल डेटा. ठीक है, तो as per this data I have to predict whether this patient is suffering from heart disease or not. It's simple. Or it that particular patient is heart patient or not. So is chest pain, are any arteries blocked, weight of the person is heart patient. ठीक है, this is simple data. So before that I have to make my stump. अब एडा बूस्टिंग में क्या होता है, हमें स्टम्प क्रिएट करने होते हैं. अभी स्टम्प क्या होता है उसको कुछ समझने का कोशिश करते हैं. यानी आपने डिसीजन ट्री बनाया बट उसका मैक्सिमम डेप्थ कितना रखा 1. अभी मैक्सिमम डेप्थ 1 का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्सिमम डेप्थ 1? मींस सर उसका जो लेयरिंग होगा सिर्फ वो फर्स्ट लेयर पर ही फिनिश हो जाएगा. डेफिनेटली, यानी सिर्फ और सिर्फ उसके बाद स्प्लिट नहीं होंगे. यानी इसके बाद यहाँ पे स्प्लिट हो सकते हैं ना, बहुत सारी पॉसिबिलिटी. फिर ये स्प्लिट होगा तो हमने देखा मैक्सिमम डेप्थ अप टू 100 तक जा सकता है, विच इज द केस ऑफ द ओवरफिटिंग स्पेशली इन डिसीजन ट्री. But let's suppose if you are working on ADA boosting, then you have to make a tree of maximum depth is 1. यानी सिर्फ और सिर्फ वो क्या करेगा, एक ट्री बनाएगा. ठीक है, जिसके मैक्सिमम डेप्थ होगा. इसमें जो वीक लर्नर्स होंगे फिर उसके बाद वो दूसरा ट्री बनाएगा. फिर उसके अकॉर्डिंग जो उसमें एरर्स या वीक लर्नर्स होंगे फिर वो थर्ड ट्री बनाएगा. बट मैक्सिमम डेप्थ 1 रहेगा. that's in the case of ADA boosting. If you are making your trees again and again, but you have to take maximum depth equals to 1. That's a kind of limitation in ADA boosting. ठीक है, और जो इसके वीक लर्नर्स होंगे वो सेकंड में जाएंगे. तो दिस इज द केस ऑफ द क्लासिफिकेशन. तो सबसे पहले मुझे ये देखना है कि मेरा सिस्टम जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ किस फीचर, कौन सा फीचर मेरे पेरेंट नोड पे होगा. चेस्ट पेन प्रेजेंट, ठीक है, आर्टरीज ब्लॉक्ड या वेट. दीज आर 3 फीचर्स. तो बेस्ड ऑन दैट आई have to just make my feature which feature will go for parent node. तो बेसिस ऑन दैट क्या ठीक है, जिसका ग्रीन इम्प्योरिटी कम है मैंने कहा वही मेरा क्या बनेगा, पेरेंट नोड पे जाएगा. नाउ कम टू द पार्ट, क्या अब इसके आगे क्या करना है. जैसे ठीक है पेरेंट नोड पे आ गया मेरा. लेट्स सपोज देयर इज अ गिनी इंडेक्स. वेट आई हैव टू चेक किसका गिनी कम है. इज 0.2 बॉडी वेट. ठीक है, तो बॉडी वेट वाला मेरे पास आ गया. दैट्स अ ग्रेटर देन 176. तो मेरे पास ये पेशेंट, अब मैंने इसे सेग्रीगेट किया. ओके, देयर से यस, देयर से नो. तो मैंने वो रिकॉर्ड्स लिए जिनका बॉडी वेट 176 है. तो उसमें देखे हार्ट पेशेंट कितने करेक्ट प्रेडिक्ट कर रहे हैं, कितने इनकरेक्ट कर रहे हैं, और नॉट अ हार्ट पेशेंट कितने करेक्ट कर रहे हैं और इनकरेक्ट प्रेडिक्ट कर रहे हैं. ठीक है, बेसिस ऑन दैट तो मेरे पास एरर का पॉसिबिलिटीज आ जाएगा. नाउ कम टू द पार्ट, क्या मुझे अब इसके बेसिस पे कैसे आगे एल्गोरिथम वर्क कैसे करेगा. तो मैंने कहा ओके, क्या करो इंडिविजुअली इनके एक सैंपल वेट ले लो. ठीक है, तो ये कितने रिकॉर्ड्स हैं, 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, तो मैंने इन्हें सिंपली पहले क्या किया, एक रैंडमली वेट्स असाइन कर दिए. और वो कैसे किए, जितने मेरे पास रिकॉर्ड होंगे दैट्स अ फॉर्मूला ऑफ 1/n. अगर मेरे पास 1 लाख है तो 1/1 लाख, तो मैं सबको इंडिविजुअल रिकॉर्ड को वेट असाइन कर दूंगा. तो 1/8 1/8 एक रैंडमली सबसे पहले वेट असाइन किया मैंने इसके बेसिस पे. Now come to the part, जैसे ही मैंने इसे weight assign किया, then there is a formula. This is the formula 1/2 log minus 1 total error divided by total error. ठीक है, तो this is just a simple formula. तो मैंने देखा ओके this formula. तो जो मेरे पास सिस्टम था वो मुझे क्या दे रहा है, 1 data incorrectly out of 8, hence the total error is 1/8. Means मेरे पास जो मेरा स्टम्प क्रिएट हुआ दैट्स अ वेट 1, वो मुझे क्या कर रहा है, सिर्फ एक इनकरेक्ट एरर दे रहा है. ठीक है, अब इनकरेक्ट एरर दे रहा है तो उसका टोटल एरर कितना हो गया, 1/8. लेट सपोज अगर वो 2 एरर्स दे रहा होता तो 2/8. ठीक है, दैट्स अ एरर व्हिच इज प्रेजेंट इन माय सिस्टम. नाउ जस्ट पुट इन दिस फॉर्मूला 1/2 log base e 1 minus total error divided by total error. So total error is 1/8 and this is 1/8. just calculate करोगे तो this is the, you can say this is the stump performance. ठीक है, तो ये stump performance भी कह सकते हो. So 0.97 is your
स्टम्प परफॉर्मेंस। तो ये आपके पास क्या आया, स्टम्प परफॉर्मेंस आया। तो यस सर वो टोटल एरर 1/8 कैसे आया? ओके, मेरे पास क्या था, बॉडी वेट, ठीक है। तो जब मैंने ये वाला स्टम्प लिया, ठीक है, क्योंकि इसका ग्रीन इम्प्योरिटी कम है, तो दिस इज द यस एंड दिस इज द नो, ठीक है। तो लेट्स सी, डेटा के अंदर देखते हैं कि अब मेरे पास डिसीजन ट्री कैसे बनेगा, ठीक है। तो ये मेरे पास है, so I simply take body weight is less than 176, ठीक है, मैंने ये लिया। there is a possibility, first is yes and there is a no, ठीक है। then मैंने कहा ओके, इस हार्ट पेशेंट दिस वन, अगर 176 है तो मैंने देखा ओके, मेरे पास ये है, ये है, ये है एंड देन ये है, ठीक है, 4 है मेरे पास, ठीक है। एंड देन 1 2 3 4 मेरे पास कैसे है, जो नो है, यानी ग्रेटर देन 176 है। तो मेरे पास 4 पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये मेरे पास, अगर इसमें क्या है, देयर इज अ वन केस, here you can see there's a one incorrect value, this one not a heart patient and a heart patient, ठीक है। तो 3 are correct, incorrect is 0 and 4 correct and 1 is incorrect। तो मेरे पास एक पॉसिबिलिटी क्या आई कि ये मेरे पास आई, दिस इज द हार्ट पेशेंट की पॉसिबिलिटी, कि मेरे पास हार्ट पेशेंट है, ओके, दिस इज अ हार्ट पेशेंट, इज हार्ट पेशेंट यस, अगर बॉडी वेट ज्यादा है या कम है इसके बेसिस पे। तो मैंने कहा ओके, ये मेरा क्या कर रहा है, ट्री एक इनकरेक्ट प्रेडिक्ट कर रहा है। अब जो एक इनकरेक्ट प्रेडिक्ट कर रहा है टोटल 8 रिकॉर्ड्स में से, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 इनकरेक्ट प्रेडिक्ट होते, जैसे किसी का बॉडी वेट लेस देन 176 है, तो 176 लेस देन है, आई कैन से दिस वन, तो यस, ठीक है, नो, नो एंड नो। तो मेरे पास क्या है कि अगर लेस देन 176 है तो नो होना चाहिए था, क्या, हार्ट पेशेंट को, बट एक को क्या कर रहा है, यस कह रहा है ये, ठीक है। और जिनका ग्रेटर देन 176 है, आई कैन से 1 2 3, मेरे पे 3 है, 1 2 3 और 3 क्या है, यस है, ठीक है। तो यानी एक क्या कर रहा है, इनकरेक्ट प्रेडिक्ट कर रहे हैं लेस देन 176 पे, तो वो मेरे पास क्या हो गया, एरर हो गया, ठीक है। आउट ऑफ 178 मैंने एरर लिया, देन देयर इज अ फॉर्मूला log e 1 माइनस टी आर बाई टी आर, यानी दिस इज द फॉर्मूला। क्या मैंने उसे देखा, क्या मेरे पास जो स्टम्प का परफॉर्मेंस कैसा आ रहा है, ठीक है। दिस इज द सैंपल वेट, इससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है, ये अलग है। इसे हमने सबसे पहले एक रैंडमली सैंपल वेट असाइन किया, अब हम न्यूली वेट असाइन करेंगे बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। और इससे क्या है, वो किसके बेसिस पे निकलेगा, मेरे परफॉर्मेंस स्टम्प के बेसिस पे, कि एक परफॉर्मेंस स्टम्प जो है। अब इसमें जो उसने मुझे प्रेडिक्ट किया है, क्या, नो, देयर इज अ नो, 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 आई कैन से 126 126, नो, 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 दिस वन इज माय इनकरेक्ट प्रेडिक्शन, ठीक है। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका वेटेज जो 1/8 मैंने असाइन किया है, इसको इंक्रीज करना पड़ेगा, बाकी सबको डिक्रीज करना पड़ेगा, जिससे मेरे जो नेक्स्ट वेट में जाए तो पता चल जाए कि इसका जो वेट है वो मुझे क्या करना है, इंक्रीज करके, यानी इसको सबसे पहले प्रायोरिटी दे, क्योंकि यही मेरा एरर है। अभी हमने देखा था ना कि जो रिकॉर्ड मेरा इनकरेक्ट आ रहा है प्रिडिक्शन में, वही मुझे क्या है, नेक्स्ट टाइम ट्रेन करना पड़ेगा। अब पाइथन को कैसे पता चलेगा, तो पाइथन बेसिस ऑन द वेटेज वैल्यू, तो इसका वेटेज वैल्यू मुझे क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा और बाकी सबका डिक्रीज करना पड़ेगा, जिससे पाइथन को पता चलेगा कि ये मेरा क्या है, एक रॉन्ग प्रिडिक्शन है। तो जैसे ही मेरा ई परफॉर्मेंस आएगा तो मैं इसकी ई टू पावर परफॉर्मेंस सिस्टम करूंगा और बाकी सबकी ई की पावर माइनस परफॉर्मेंस सिस्टम, यानी न्यू वेट असाइन करूंगा। तो हेयर यू कैन सी, गॉट इट, समझ में है रितेश? सर मतलब जो स्टम्प बना था सर, उसमें जो लेस देन 176 था उसमें सर चारों नो थे। ओके, ये देखो ना यहाँ पे, सर नीचे। दिस वन यस 1, हाँ सर। नो, नो यस सर एंड नो। नो, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, नो है सारे, यस सर, यस सर। और ये मेरे पास क्या है, यस, यानी देयर सब प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर मेरे पास 176 है लेस देन, ठीक है, तो इसके केस में, यस केस में मेरे पास
ये क्या कर रहा है, 3 तो करेक्ट प्रेडिक्ट कर रहा है किसके, हार्ट पेशेंट के, यानी इस हार्ट पेशेंट अगर लेस देन 76 है, ओके अगर यस है तो 3 करेक्ट प्रेडिक्ट कर रहा है, which is heart patient, I can say in this way, wait, body weight less than 176, ठीक है। अब ये क्या होगा, यस होगा और नो होगा, ठीक है, यस एंड नो। बॉडी वेट क्या है, लेस देन 176 है, तो मेरे पास पहले रिकॉर्ड्स देख लो कौन कौन से आ गए, ये और ये 5 आ गए, ठीक है। तो 5 रिकॉर्ड्स मेरे पास यहाँ पे आ गए एंड 3 रिकॉर्ड्स मेरे पास यहाँ पे आ गए, सिंपल। अब इसके अंदर मेरे पास है कि ये वाला जो मेरे पास है इस हार्ट पेशेंट, अब मैं क्योंकि इससे नीचे डेप्थ पे नहीं जा सकता, ठीक है, नहीं तो इससे नीचे डेप्थ पे क्या होता, इस चेस्ट पेन, फिर वो चेस्ट पेन यस और नो, इसके बेसिस पे रिकॉर्ड्स क्रिएट होते, है ना। यस सर। अब मैं इससे नीचे नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास डेप्थ एक ही है और वो फाइनल मुझे इसके अकॉर्डिंग प्रेडिक्ट करना है, तो मैंने कहा ओके वो बॉडी वेट लेस देन 176 है, मुझे यहीं पे अपना क्या करना पड़ेगा, प्रेडिक्शन करना पड़ेगा, यहीं पे मुझे देना पड़ेगा, तो दिस इज यस और दिस इज नो। तो मैंने कहा ओके, पूछा इस हार्ट पेशेंट, अब इस केस में क्या है, जब मैं क्या देख रहा हूँ पैटर्न, जब मेरा बॉडी वेट लेस देन 176 है, ठीक है, तो हार्ट पेशेंट नहीं है, बट एक इनकरेक्ट प्रेडिक्ट कर रहा है, हाँ है, वो कौन सा केस है, दिस वन, तो 4 करेक्ट विच इज नॉट हार्ट पेशेंट एंड 1 इनकरेक्ट। और इस केस में क्या है, जब ग्रेटर देन 176 है यानी लेस देन 176, नो मींस दैट ग्रेटर देन 176 है, तो हाँ तीनों है। अब यहाँ पे अगर एक और नो आ जाता तो एक और इनकरेक्ट हो जाता, तो मैंने कहा ओके 3 करेक्ट, ठीक है, एंड 0 इनकरेक्ट, यानी इस हार्ट पेशेंट में। तो मेरे पास टोटल एरर कितना हुआ, 1 1 1 को ही एक गलत प्रेडिक्ट कर रहा है, तो टोटल 1/8, दिस इज माय टोटल एरर, गॉट इट, यस और नो। यस सर, यस सर। तो इस तरह से टोटल एरर आया, देन मैं उसको, अब मेरे पास जो एरर है उसी को मैं सैंपल वेट दूंगा, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला 1 माइनस टोटल एरर डिवाइडेड बाय टोटल एरर, ठीक है, विच इज द परफॉर्मेंस सिस्टम, यानी टोटल एरर 1/8, 1 माइनस 1/8 डिवाइडेड बाय 1/8। तो आप करोगे तो ये आपके पास आएगा, मैंने कहा जो मेरे पास इनकरेक्टली क्लासिफाइड है उसको मैं क्या करूंगा, e⁻ ओल्ड वेट से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो ये मेरे पास नया वेट आ गया इनकरेक्टली क्लासिफाइड का, और 0.5505 का मेरे पास वेट आ गया विच इज डिफरेंट वन। तो देखो 167 था, अभी इसी को इसने हमने देखा था, ये क्या कर रहा है, रॉन्गली क्लासिफाइड कर रहा था, तो 0.33 मेरे पास न्यू सैंपल वेट आ गया। अब इसके बेसिस पे वो क्या करेगा, जैसे आप इसका सम करोगे टोटल तो 1 आएगा, है ना, बट इसका सम करोगे तो ये 1 नहीं आएगा, तो आपको इसे नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। नॉर्मलाइज करने के लिए क्या करोगे, टोटल न्यू वेट सम डिवाइडेड बाय जितनी आपकी वैल्यूज हैं, यानी 1 2 3 4 5 8, तो वो आप उसमें क्या करोगे, लेट सपोज 1 1 मे बी 0.05 प्लस 0.05 1 2 3 15 20 25 30 35 एंड 0.35 प्लस 0.33, तो 0.68 हो गए टोटल वेट, इसमें इसका डिवाइड करते जाओगे 0.68 नॉर्मलाइज करने के लिए, देन आप उसके अकॉर्डिंग फिर से दोबारा से स्टम्प बनाओगे एंड देन फिर से वो न्यू वेटेज के अकॉर्डिंग वर्क करता जाएगा। तो इस तरह से मेरे पास एक आ गया, ठीक है, नेक्स्ट साइड नॉर्मलाइज वेट, तो उसे पता चल गया ओके ये कौन सा है, मुझे इसके अकॉर्डिंग वर्क करना है, यानी दिस वो ये रिकॉर्ड को लेगा, ठीक है, इस रिकॉर्ड को लेके ट्रेन करेगा, फिर दोबारा से देखेगा, दोबारा अगर एरर आता है फिर दोबारा से वीक लर्नर इसे रखेगा, तो इस तरह से वो वर्क करता जाएगा। अब हो सकता है क्या इसमें वो ब्रैकेट बनाए 0.07 02 0.07 0.07 टू पॉइंट सॉरी 0.07 02 0.07 0.07 टू 0.14
देन 0.14 टू 0.21, इस तरह से वो ब्रैकेट बनाता है, ठीक है, जो सेकंड मॉडल बनेगा, और वो उसके अकॉर्डिंग इसमें देखेगा, अच्छा ये इसके अकॉर्डिंग है, हाँ यहाँ पे आ रहा है, अगर इसमें आ रहा है तो कहाँ से क्लासिफाइड करें, फिर 0.212, देन 0.71, इस तरह से वो क्लासिफाइड करता जाएगा, फिर दोबारा से मॉडल बनाएगा, दोबारा से देखेगा, और उसको क्लासिफाइड कर करके फिर दोबारा से उसको सेम परफॉर्मेंस स्टम्प निकालेगा, e टू द पावर परफॉर्मेंस स्टम्प करेगा, मल्टीप्लाई बाय नॉर्मलाइज वेट करेगा, फिर ऐसे कर करके वो कब तक करता रहेगा जब तक उसे मिल नहीं जाता। तो वो डिपेंड करता है आप कितने एस्टिमेटर्स मॉडल पे क्रिएट करते हो। तो इस तरह से ये क्या करता है, एडा बूस्टिंग इस तरह से वर्क करता है। गॉट इट? तो अगेन एल्गोरिथम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, कोई आपसे पूछेगा भी नहीं सिंपली। और अगर इसका प्रेजेंटेशन देखें, वेट, हाँ पूछो। ये नॉर्मलाइज आपने कैसे किया था 0.07? नॉर्मलाइज इज द टोटल वेट डिवाइडेड बाय इंडिविजुअल वेट, यानी अगर मेरे पास वेट 0.05 था तो अलग अलग रिकॉर्ड्स के 0.05, 0.05, 0.05, 0.33, 0.05, 0.05, 1 2 3 4 5 6, 0.05 एंड 0.05, ठीक है, मैं इनका समीशन करूंगा विच इज 0.68 आएगा, तो डिवाइडेड बाय 0.68, 0.68, 0.68, 0.68, 0.68, 0.68, 0.68, इस तरह से नॉर्मलाइज कर सकते हैं वेट को, इस तरह से वो नॉर्मलाइज करता है। यानी सबसे पहले आप रैंडमली 1/n सैंपल वेट करोगे, फिर स्टम्प का परफॉर्मेंस निकालोगे, जो इनकरेक्ट है उसका वेटेज बढ़ाओगे, जो बाकी करेक्ट है उसका वेटेज कम करोगे, एंड देन उसका न्यूली वेट असाइन करोगे। न्यूली वेट असाइन करने का फॉर्मूला है ओल्ड वेट मल्टीप्लाई ई टू पावर परफॉर्मेंस, अगर ये करेक्ट है तो, ठीक है, और इनकरेक्ट है तो ओल्ड वेट मल्टीप्लाई ई टू द पावर परफॉर्मेंस ऑफ स्टम्प। अब परफॉर्मेंस ऑफ स्टम्प 1/2 log e 1 माइनस टी आर डिवाइडेड बाय टी आर, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। ये किसका है, परफॉर्मेंस ऑफ स्टम्प का, ठीक है, यानी परफॉर्मेंस स्टम्प का एरर मीन्स दैट कितने टोटल वो रॉन्ग प्रिडिक्ट कर रहा है आउट ऑफ विच, ठीक है, तो वो टोटल एरर उसमें से निकलेगा। गॉट इट? तो इसी तरह वो बार बार इसको न्यूली वेट पे असाइन करता जाएगा और वर्क करता जाता है। Yes. Anyone having any doubt in ADA boosting? सो वो 0.97 आया था, वो परफॉर्मेंस टर्म था ना? परफॉर्मेंस सिस्टम, उसके बेसिस पे फिर ई टू द पावर, जैसे इनकरेक्टली मेरे पे कौन सा आया था, मैं भूल गया, 167 आई थिंक ना, बॉडी वेट 167 था, तो उसका परफॉर्मेंस जैसे 0.97 आया, तो मुझे क्या करना है, इसका वेट इंक्रीज करना है, तो ई 0.97 मल्टीप्लाई देयर सा ओल्ड वेट इज 1.8, है ना, तो उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे हम, इस तरह से वो वर्क करता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से वो डिफरेंट डिफरेंट वे में वर्क करता जाएगा और उसको हम कैलकुलेट करते जाएंगे। तो अब इसका नया वेट आ जाएगा, बाकी सब डिक्रीज हो जाएंगे, तो मेरे इसको जब मॉडल बनेगा उससे पता चल गया कि दिस वेटेज इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो हाईली वेटेज है, तो वो इसी पे पहले मॉडल ट्रेन करेगा। अब ये तो छोटा सा डेटा था, तो आप समझ सकते हो कि एक मेरे पास है, अब इस तरह से बहुत सारे होंगे ना, तो वो उसी के अकॉर्डिंग मॉडल को ट्रेन करता जाएगा बार बार, ठीक है, और बाद में मुझे दे देगा। अब इसमें एक प्रॉब्लम और होता है, that's a high variance। कोई बता सकते हैं क्यों ये प्रॉब्लम है हाई वेरिएंस का? यानी मैं क्या कर रहा हूँ, बूस्टिंग टेक्निक यूज कर रहा हूँ, एडा बूस्टिंग, एक मॉडल है उसका जो प्रॉब्लम है, फिर वो अगेन मॉडल टर्निंग करेगा, अगेन करेगा, तो देयर इज अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू द हाई वेरिएंस। क्यों हो सकता है ये हाई वेरिएंस, और ये क्या मतलब होता है हाई वेरिएंस का? यस। जब भी हम उसे न्यू डेटा देंगे या फिर हम अगर किसी और डेटा पॉइंट्स पे चेक करेंगे तो उसके रिजल्ट्स काफी वेरी करेंगे। क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? सर आई गेस ओवरफिटिंग। सर आई थिंक इन दिस केस सर जो मेन कंसर्न है सर वो जो एरर पर ही रहेगा, एंड सर वो बार बार वो एरर के अकॉर्डिंग ट्रेन कर रहा है, तो दैट्स व्हाई वो हाई मतलब वेरिएंस रहेगा उसमें। ओके, थोड़ा सा टेक्निकली बताओ मुझे। सर वो एक्चुअली ओवरफिटिंग का इशू हो जाएगा फिर ठीक है, इसमें। ओवर फिटिंग हो रहा है, ठीक है,
और ओवरफिटिंग हो रहा है, तो क्या करेगा ओवरफिटिंग? क्यों सब ओवरफिटिंग कर ओवर रहा है? एक्चुअली ओवर फिटिंग में सर होता यही है कि वो लो बायस एंड हाई वेरिएंस होता है एंड सर उसमें वो बिकॉज जो मेन कॉज होता है एरर सर उसी को वो मतलब रेक्टिफाई करने का उसी पर बार बार से वो वर्क करता है, दैट्स व्हाई तो उसका मेन फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर एरर ही रहता है। डिसीजन ट्री में तो हम ऐसा कुछ करते भी नहीं है, तब भी हाई वेरिएंस आते हैं। डिसीजन ट्री में तो हम लोग इसलिए ओवरफिटिंग का इशू आता है क्योंकि हम उसमें मल्टीपल डिसीजन ट्रीज बनाते हैं जिसमें ट्रेनिंग टाइम पर वो ज्यादा मॉडल लर्न कर लेता है। आपने डिसीजन ट्री में मल्टीपल डिसीजन ट्रीज बनाए थे? अच्छा, आप डिसीजन नहीं नहीं नहीं, वो तो हम रैंडम फॉरेस्ट में करते हैं। सर डिसीजन ट्री में सर वो एक एक पॉइंट पे जाके सर उसको मतलब वो फिट करता है, तो सर वो इसलिए सर वहाँ हाई वेरिएंस हो जाता है। एक एक पॉइंट पे जाने का मतलब क्या है? सर मतलब मतलब सर वो मतलब पेरेंट नोड से स्टार्ट करेगा तो सर वो एकदम लास्ट नोड तक जाएगा, तो सर उसके अकॉर्डिंगली मतलब उस पॉइंट को एकदम फिट कर देगा। सो अगर सर नए पॉइंट्स आएंगे तो मतलब तो मेरा तो सर वो उसको अच्छे से ट्रेन मतलब उसको टेस्ट नहीं कर पाएगा सर। वो अगर पैरेंट नोड से मैक्सिमम डेप्थ तक जा रहा है तो उससे हाँ क्या सर। फर्क पड़ेगा? उससे क्या क्या सर उसे क्यों ऐसा वर्क एक्चुअली करेगा? सर वो मैक्सिमम डेप्थ पर जाता है तो सर वो उसी के अकॉर्डिंग उसको फिट करता रहता है डेटा को, तो जब वो न्यू पॉइंट्स आते हैं या कुछ भी उसमें डिफरेंसेस आते हैं डेटा में तो सर वो उसके अकॉर्डिंग उसको मैनेज नहीं कर पाता है, तो इसी वजह से सर इशू होता है। दैट डिसीजन ट्री पे जब आप वर्क करते हो तो वो क्या है, गिवन जो डेटा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही अपना पैटर्न सेट कर लेता है। मीन्स दैट जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको यहाँ पे इस डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, ठीक है, सिंपल। आपने कहा कि मुझे यहाँ से इस डेस्टिनेशन पे पहुंचना है एनी हाउ, ठीक है। एनी हाउ मीन्स दैट कैसे भी पहुंचना है। You just do any manipulation, whatever you have any option in your pocket, you have to apply to reach that destination. Similarly ये भी ऐसे ही करता है। यानी जब मैंने अगर आपको कोई एक नया पाथ दे दिया, ठीक है, तो आप हो सकते हो उस नए पाथ पे नहीं अचीव कर पाओ वो डेस्टिनेशन पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे आपने वो सीखा ही नहीं जो आपको सीखना था। तो सिमिलरली ये क्या करता है, हाई वेरिएंस मींस दैट कि जो ओवर फिटिंग है वो जितने मेरे रिकॉर्ड्स हैं उस रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग ओवर मतलब बार बार क्या करता जाता है, फिट करता जाता है। यानी बार बार फिट नहीं कहूंगा मैं उसे, उस पे क्या करता है, बेसिकली स्प्लिट करता जाता है, मेरे लीफ नोड को स्प्लिट करता जाएगा। कब तक करता जाएगा? जब तक उसे हो सकता है जो आउटपुट है यानी जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स की मेरी जो क्लासिफिकेशन है वो उसे करेक्टली ना मिल जाए। अगर मैंने उसे हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग नहीं की है, जैसे मैक्सिमम सैंपल स्प्लिट अगर मैंने 2 रखा है तो करता ही जाएगा कब तक, जब तक वो 2 मैक्सिमम सैंपल स्प्लिट ना आ जाए। तो दैट्स अ प्रॉब्लम। अब यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, यही सेम चीज रिपीट कर रहे हैं कि एक वीक लर्नर है, ठीक है, इसको भेज दो यहाँ पे, दूसरा है इसको फिर भेज दो, इसको है। यानी हम कुछ भी उसे ऐसा न्यू एडेप्टेबिलिटी नहीं दे रहे जिससे उसको कोई एक ट्रेंड सेट में आए या उसको कुछ एक ऐसा पता चले। जो हमारा गिवन डेटा है हम उसी पे क्या कर रहे हैं, इसे बार बार वर्क कराने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या है, क्या मैक्सिमम डेप्थ 1 पे वर्क कर रहे हैं। यानी एक ही डेप्थ में वो उसे क्या करे, ऑब्जर्व करे, पैटर्न को सेट करे और मुझे क्लासिफाइड कर दे, तो दैट्स अ प्रॉब्लम। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, हाई वेरिएंस का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाता है। तो इसके लिए देर इज अ फैक्टर विच इज लर्निंग रेट, जो अभी हम देखेंगे कि लर्निंग रेट किस तरह से वर्क करता है बूस्टिंग टेक्निक में। तो लर्निंग रेट हमें इंट्रोड्यूस करने से क्या होता है, हमारा जो हाई वेरिएंस होता है वो क्या हो जाता है, लो वेरिएंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो लेट्स सी इस प्रेजेंटेशन में हम ये समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हमेशा समझना कि लर्निंग व्हाट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग रेट स्पेशली इन द केस ऑफ द बूस्टिंग, व्हाई वी कॉल लर्निंग रेट, व्हाट्स द नीड ऑफ द लर्निंग रेट टू मेक माय एल्गोरिथम फ्रॉम हाई वेरिएंस टू लो वेरिएंस। तो लेट्स सी यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है, प्रेजेंटेशन से। वेट इसमें स्क्रीन विजिबल? नो सर। ओके, नाउ यस सर।
लेट्स सपोज मेरे पास एक डेटा है, ठीक है, इट्स अ रिग्रेसर डेटा, यानी मेरा डिपेंडेंट कैसा है, रिग्रेसर टाइप का कॉन्टिन्यूस। तो मेरे पास कुछ फीचर्स हैं, हाइट, फेवरेट कलर, जेंडर, वेट, ठीक है, तो इस तरह के मेरे पास कुछ फीचर्स हैं। तो मैंने क्या किया, लेट्स सी एक ट्री बनाया, ठीक है, दैट्स अ स्टम्प। स्टम्प मींस दैट मैक्सिमम डेप्थ 1, मैंने एक स्टम्प क्रिएट किया, देन सेकंड स्टम्प क्रिएट किया, जो अभी हमने एडा बूस्ट में देखा, थर्ड स्टम्प क्रिएट किया। इस तरह से ये मुझे वर्क करता जाता है, जो एडा बूस्टिंग में वर्क करता है, यानी 1 स्टम्प, 2 स्टम्प, 3 स्टम्प, 4 स्टम्प। इसे देखते हैं। यानी अगर मुझे ये समझना है कि किस तरह से वर्क कर रहा होगा, तो मैंने क्या किया, एक मीन वेट लिया, ठीक है। तो मीन वेट यानी जो वेट है मेरा, जो डिपेंडेंट है, उसको मैंने कहा हाइट अगर 1.6 है, ब्लू कलर है, जेंडर मेल है, तो वेट कितना होगा। तो मैंने कहा ठीक है, एक मीन वैल्यू ले लो और उसके अकॉर्डिंग प्रेडिक्ट कर दो। यानी आपने कहा कि उसका वेट मीन वैल्यू के अकॉर्डिंग, यानी 88 प्लस 76 प्लस 56 प्लस 73 प्लस 77। तो लेट सपोज मैंने उसका मीन वैल्यू लिया, दैट्स 73.3। तो आप ये कहना चाह रहे हो क्या, मे बी मेरे पास तो कोई एडवांस टेक्निक नहीं है, मैं सिर्फ मीन वैल्यू लूंगा, उसके बेसिस पे प्रिडिक्शन कर लूंगा। यानी अगर 1.6 हाइट है, ग्रीन कलर है, जेंडर फीमेल है, तो भी 73.3 होगा। ब्लू कलर है, हाइट 1.6 है, मेल है, तो भी 73.3 होगा। दिस इज द इनिशियल स्टेप टू गो फॉर द बूस्टिंग टेक्निक। तो मैंने कहा ठीक है, ये 73 हमने ले लिया। तो जैसे ही मैंने 73 लिया, उसके बेसिस पे मैंने क्या किया, एक ट्री बनाना फॉर्मेशन किया, ठीक है। लेट्स सी, इस तरह से मेरे पास ट्री बना। तो एडा बूस्टिंग में क्या हो रहा था, 1 स्टम्प का ट्री बन रहा था। 1 स्टम्प मींस दैट दिस अ मैक्सिमम डेप्थ ऑफ 1। बट ग्रेडियंट बूस्टिंग में जब हम जाते हैं, तो कोई भी उसकी मैक्सिमम डेप्थ नहीं होती, यानी वो अपनी मैक्सिमम डेप्थ को जहां तक आप चाहते हो वहां तक उसे क्या कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो। दैट्स अ, you can say that's an advancement in the ADA boosting. That's why we call it as a gradient boosting. यानी gradient boosting में वो पहले मीन एवरेज वैल्यू लेगा डिपेंडेंट की, तो उसके बेसिस पर ट्रीज का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि किस तरह से ट्रीज का फॉर्मेशन, यानी किस तरह से मेरी एल्गोरिथम वर्क करती है। मैंने कहा ठीक है, देयर इज अ वे। द फर्स्ट थिंग इज दैट वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू ऑफ माय डिपेंडेंट वेरिएबल व्हिच इज कंटीन्यूअस वन। देन आई जस्ट मेक अ ट्री बेसिस ऑन दैट। मैंने ट्री बनाया उस पर, ठीक है। और मैंने क्या कहा, जो मेरा ऑब्जर्व वेट है और प्रिडिक्टेड है, प्रिडिक्टेड मेरा वेट क्या है, विच इज 73.3। तो एरर आएगा, तो मैंने वो एरर कैलकुलेट किया, ठीक है। 73 माइनस 88, देन आई कॉल इट एज सूडो रेजिडुअल। मेरे पास ये मेरे कुछ रेजिडुअल्स आ गए, ठीक है, रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग। एंड बेसिस ऑन दैट रेजिडुअल मैंने क्या किया, ट्री का फॉर्मेशन किया। सो हेयर यू कैन सी दैट जेंडर इक्वल्स टू फीमेल, ठीक है, यस और नो। अगर हाइट लेस देन इक्वल्स टू 1.6 है, तो मेरे पास दिस वन यू कैन से फीमेल, यस, वेट, दिस इज यस एंड दिस इज नो, ठीक है। तो यस है, देन देयर इज अ लीफ नोड अगेन विच इज रिलेटेड टू द हाइट। मैंने कहा ओके फीमेल मेरे पास है, हाँ ठीक है फीमेल, मैंने डेटा लिया फीमेल का, ये फीमेल और ये फीमेल, ठीक है। अब इसमें हाइट इज लेस देन 1.6, कौन कौन से, ये और ये हैं, ठीक है। तो लेस देन यस और नो, ठीक है। तो ये वाला माइनस 17.3, 3.7 यहाँ पे आ गया, ठीक है। एंड ये वाला नोड मेरे पास यहाँ पे आ गया, डेटा ऐसे सेग्रीगेट हो रहा है, ठीक है। यानी वेट मेरा रेजिडुअल निकाला किससे, लीफ नोड से, जो मैंने एवरेज वैल्यू ली थी उसके बेसिस पे ट्री में फॉर्मेशन कर रहा हूँ। अगर मेरी एक ही लीफ नोड पे दो वैल्यूज आती हैं, तो मैं इनका एवरेज ले लूंगा, ठीक है। ये 14.7, ये 2.7। यानी अभी तक ये क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं, क्या लेट्स सपोज जेंडर फीमेल है, हाइट लेस देन 0.6 है, तो उसका वेट कितना होना चाहिए, पॉइंट माइनस 0.3, 14.7, 2.7, और यहाँ पे टू वैल्यूज है, तो इसका एवरेज लूंगा। तो मैंने इसका एवरेज लिया, वेट सॉरी, ठीक है। तो ये मेरे पास इसके नोट्स आ गए, दिस वन,
ठीक है। ये मेरे दोनों यहाँ पे आ गए। इस तरह से मेरा ट्री फॉर्मेशन होता है जो हमने ऑलरेडी देख रखा है। अगर मेरे पास दो वैल्यूज एक ही नोड पे आ रही हैं, ठीक है, तो मैंने उसका एवरेज लिया, तो ये प्रेडिक्ट कैसा कर रहा है कि अभी तो जेंडर फीमेल है, हाइट 1.6 है, तो वेट होना चाहिए -6.8। अभी ये ट्री इस तरह से मेरा फॉर्मेशन कर रहा है। तो लेट्स सी दूसरे ब्लू के लिए, ठीक है, मेल अगर वो जेंडर फीमेल नहीं है तो ये दोनों मेल्स की होंगी। और दूसरा मेरा लीफ नोड फीचर पे गया, दैट्स अ ब्लू कलर यस और नो। ब्लू कलर यस इज 14.7 एंड ब्लू कलर नो इज 2.7। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दैट्स अ record which represent this one, यानी फीमेल नो, ओके फीमेल नो, that's a blue color no, okay this one and this one, then 2.7 is here। ठीक है, तो ये सब तो हमें ट्री फॉर्मेशन करना आता है। नाउ कम टू द पार्ट विच इज प्रिडिक्शन पार्ट। तो मैंने, ठीक है, दैट्स अ वेट, तो मेरे पास पहले वेट कितना था 73.3, तो मैं क्या करूंगा इसमें वेट को ऐड कर दूंगा, ठीक है, ये ऐड कर दूंगा, ये ऐड कर दूंगा और ये ऐड कर दूंगा। तो मैंने जैसे ही इसे ऐड किया तो ओरिजिनल मेरा था 88, 76, 56, 73, 77, है ना, इसी के बेसिस पे तो प्रिडिक्शन करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसने क्या किया। अगर वेट अगर मेरे पास यानी 2.7, ठीक है, 14.7 -0.3 और -6.8, यानी अगर मैं ये कौन सा है मेरा रिकॉर्ड जेंडर फीमेल, ओके जेंडर फीमेल पे आ गए, हाइट लेस देन 1.6, ओके हाइट लेस देन 1.6, यानी इसका और इसका मेरे पास है दिस वन, ठीक है। अगर मैं इसमें 73 प्लस करता हूँ, नॉट सॉरी, इसमें 73.3, तो ये कितना प्रेडिक्ट करे, मे बी आई कैन से इट्स 66, बट होना कितना चाहिए था, 56 होना चाहिए था या 77, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग तो रॉन्ग प्रेडिक्शन कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली ये मेरा एक दूसरा रो है इसका, तो आई कैन से 73.3 -73, तो ये राइट प्रेडिक्शन कर रहा है, तो ये प्रेडिक्शन सही दे रहा है वो। देन कम टू द पार्ट दिस वन, 73.3 प्लस 14.7 इज 88, इसका भी प्रेडिक्शन सही कर रहा है, और इसका प्रेडिक्शन सही नहीं कर रहा है ना, विच इज आई कैन से इसका भी सही कर रहा है 76, बट किसका, इन दोनों का गलत प्रेडिक्शन कर रहा है, ठीक है। यानी मेरे पास ये अभी वर्क तो कर रहा है, बट दिस इज नॉट अ गुड एग्जांपल बिकॉज द प्रॉब्लम इज दैट मे बी देयर इज अ कॉज ऑफ द हाई वेरिएंस। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेट तो सेम आ रहे हैं, यानी मेरा मॉडल तो फिट हो गया अच्छी तरीके से, सिर्फ एक दो को नहीं कर रहा, बाकी सबको फिट कर रहा है, बट नहीं, ये हाई वेरिएंस का एक एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज नॉट द गुड वन, वी हैव लो बायस बट प्रोबेबली हाई वेरिएंस। तो हम इसमें क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे लर्निंग रेट को। तो हियर वी हैव टू मल्टीप्लाई दैट लर्निंग रेट विद द वीक लर्नर मॉडल। यानी अब मैं क्या करूंगा, जो मेरा पहले किसके रिगार्डिंग सही आ रहा था, इसके रिगार्डिंग, इसके रिगार्डिंग एंड इसके रिगार्डिंग, इसमें 0.1 का मैं मल्टीप्लाई करूंगा, देन ऐड करूंगा। अगर वो तब जाके सही आ जाता है तो आई कैन से माय मॉडल इज गुड, नहीं आता है तो दोबारा से मैं इसका फिर से एक मॉडल बनाऊंगा उसके रेजिडुअल्स के बेसिस पे। तो देखो मैंने मल्टीप्लाई किया तो अब ये चेंज हो गई वैल्यूज, तो अब नहीं दे रहा वो सही, ठीक है। तो लेट बिल्ड अनदर लर्निंग मॉडल। तो मैं क्या करूंगा, एक और नया लर्निंग मॉडल बनाऊंगा। तो फर्स्ट वाले के मेरे रेजिडुअल्स ये आ रहे हैं, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने के बाद रेजिडुअल दूसरे आएंगे मेरे पास, तो रेजिडुअल दूसरे आ गए, दिस इज 13.3, कैसे 88 -73.3 प्लस 0.1 14.7, ठीक है। जो पहले 88 आ रहा था, अगर मैं इसे हटा देता हूं तो, लेकिन जैसे मैंने इसे मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास रेजिडुअल आ गया, है ना, विच इज 13 पॉइंट। तो इसी तरह मैंने सेकंड रेजिडुअल, यानी अब इस रेजिडुअल के बेसिस पे एक और मैं वीक लर्नर मॉडल क्रिएट करूंगा। तो मैंने एक और मॉडल क्रिएट किया, ठीक है, दिस इज द मॉडल जो मेरे इन रेजिडुअल्स के बेसिस पे है, ठीक है। अब इनके बेसिस पे मैं दोबारा से इसे देखूंगा कि मेरा मॉडल फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, देन अगेन अगर नहीं हो रहा होगा तो फिर से मैं रेजिडुअल्स का एक और ट्री फॉर्मेशन करूंगा, किससे, सेम 88 माइनस का 0.1 और मेरे ये एवरेज उस रेजिडुअल, ये उसका रेजिडुअल, इसके बेसिस पे, ठीक है। तो इसी तरह से वो वर्क करता जाएगा। तो देख रहे हो लर्निंग रेट ने
क्या किया, जो वेरिएंस हो रहा था, जो पहले मॉडल फिट हो रहा था, हमें लग रहा था मॉडल फिट हो गया, लेकिन वो एक्चुअल में फिट हुआ ही नहीं था, तो लर्निंग रेट ने उसे क्या किया, हाई वेरिएंस को रिड्यूस किया। दैट्स द पर्पस ऑफ लर्निंग रेट। तो अभी एक ट्री, देन एडिशन ऑफ दिस ट्री, देन एडिशन ऑफ ट्री, जब तक ये नहीं आ जाता, यानी पूरे मॉडल को फिट नहीं कर लेता, तब तक ये इसी तरह से चलता रहेगा और आप इस तरह से अपने ट्रीज बनाते रहोगे। सो दिस इज द एल्गोरिथम अंडर द ग्रेडियंट बूस्टिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट। स्टम्प में भी इसी तरह ही होता है, एडा बूस्टिंग में वहां पे बस स्टम्प का मैक्सिमम डेप्थ 1 होता है, और यहाँ पे ग्रेडियंट बूस्टिंग में आप उसे अलाउ कर देते हो मैक्सिमम डेप्थ के लिए। गॉट इट? समझ में आया? यस और नो? यस सर। ठीक है, सिंपल था। तो यहाँ पे ये सारा इसका थ्योरी है ग्रेडियंट बूस्टिंग का, ठीक है, यही यहाँ पे ये सब हो रहा है जो वहां पे किया था, ठीक है। तो आप देखोगे सब वही पार्ट है, ठीक है। नाउ कम टू द पार्ट विच इज एक्जी बूस्टिंग। इसकी एल्गोरिथम पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। दिस इज द एल्गोरिथम विच इज, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, जो ग्रेडियंट बूस्टिंग में किया ना, अब उसमें अगर मेरे पास एक पॉसिबिलिटी रह जाती है कि हाई वेरिएंस आ जाए, तो बाय द हेल्प ऑफ एक्जी बूस्टिंग मैं उसे फॉल कर सकता हूँ, यानी उसको और रिड्यूस कर सकता हूँ। किसके बेसिस पे? उनके अपने एक लैम्डा के बेसिस पे, यानी हम उसमें ले रहे थे देयर इज अ लर्निंग रेट, अब इसमें एक गामा फैक्टर ले लेते हैं और वो गामा फैक्टर को भी मल्टीप्लाई करते जाते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एक्सट्रीम ग्रेडियंट बूस्टिंग। बस ये डिफरेंस है और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। क्या इसमें एक गामा रेट भी आ जाता है और उन दोनों में लर्निंग रेट रहता है बस। सो दिस इज ऑल अबाउट द बूस्टिंग। एनीवन हैविंग एनी डाउट सो फार? कोई डाउट? सर लर्निंग रेट हमेशा 0.1 देंगे ना? नहीं, 0 to 1 वेरी करता है, 0.1 डिफॉल्ट होता है। हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के अकॉर्डिंग हम उसे ट्यून कर सकते हैं और देख सकते हैं कौन सा लर्निंग रेट अच्छा होगा हमारे लिए, तो वो देखेंगे अभी हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, ठीक है। लेकिन अगर आप लर्निंग रेट नहीं देते तो 0.1 लेगा। एनीवन हैविंग एनी डाउट? एक्जी बूस्टिंग की नो नीड टू गो फॉर द सिमिलैरिटी और दीज थिंग, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये गामा का, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द गामा, कैसे वो गामा को कैलकुलेट किया जाता है। तो हमें इतना डेप्थ में नहीं जाना, वी हैव नो नीड टू गो फॉर द एक्सट्रीम बूस्टिंग एल्गोरिथम में, ठीक है। बस वहाँ पे ये ध्यान रखना ये गामा ही इंट्रोड्यूस होता है, वो हमें लेना है। यस, एनीवन हैविंग एनी? अच्छा, ग्रेडियंट बूस्टिंग में पहले रेजिडुअल फर्स्ट निकला, फिर सेकंड निकला, उसके बाद थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। नो नीड टू वरी, मत सोचो उसके बारे में, कोई वो ना आपसे पूछेगा ना आपको समझ में, मतलब मीन से वो जरूरी नहीं है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। मतलब मीन से दैट मेरा पर्पस ये है, अगर समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, जस्ट लीव इट, कोई नहीं पूछने वाला। ये बेसिकली बस मैं एक बार बता देता हूँ फिर से क्या करता है। ग्रेडियंट बूस्टिंग में आपके पास जो ट्री का मैक्सिमम डेप्थ होता है वो कितना भी जा सकता है, ठीक है, जैसे डिसीजन ट्री में होता था। आपने फर्स्ट क्या किया, जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है कॉन्टिन्यूस है उसका एवरेज लिया, 73.3 आ गया, उसके बेसिस पे रेजिडुअल 1 निकाले। रेजिडुअल 1 क्या होते हैं, है ना, जो एरर्स होते हैं, जैसे आप प्रेडिक्ट करो 80, लेकिन सॉरी एक्चुअल में था 80, प्रेडिक्ट के 90, रेजिडुअल इज 10, ठीक है। तो आपने पहले एवरेज वैल्यू ली, उसके बेसिस पे रेजिडुअल 1 निकाले। अब रेजिडुअल 1 निकालने के बाद आपने ट्री को क्या किया, फिर से फॉर्मेशन किया, ठीक है। अब जब फॉर्मेशन किया तो आपने देखा बेसिस ऑन दैट रेजिडुअल, क्या मेरे पास जो ट्री है विच इज द 73.3 प्लस रेजिडुअल ऑफ द ट्री, जब आपने प्लस किया तो मेरे कौन कौन से रिकॉर्ड फिट हो रहे हैं। तो उसमें 4 रिकॉर्ड फिट हो रहे थे, तो आपने कहा अच्छा मॉडल तो अच्छा है, क्योंकि 4 तो हो रहे हैं, बट देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई वेरिएंस। तो आपने क्या किया, उस जो रेजिडुअल ट्री का बन के आया था, दैट्स अ यू कैन से वीक लर्नर मॉडल, उसमें लर्निंग रेट को मल्टीप्लाई किया 0.1 से। तो उसके बेसिस पे आपने देखा कि अब मेरे रेजिडुअल चेंज हो गए, यानी 88 से जो डिफरेंस आया 88 माइनस का 0.1 इंटू जो आपके लीफ नोड पे वैल्यूज आ रही थी वेट की वो, तो आपने देखा कि वो अब मेरे रेजिडुअल चेंज हो गए। अब वो सेकंड रेजिडुअल्स आए, उनके बेसिस पे अपना नया ट्री बनाया, ठीक है। अब नया ट्री बनाया यानी वो लीफ नोड पे प्रेडिक्ट करें, लेट्स सपोज 16.3, ओके। अब आप उनके बेसिस पे दोबारा से देखोगे क्या रेजिडुअल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो आप कब तक रेजिडुअल इस तरह से देखते जाओगे, जब तक वो रेजिडुअल 0 नहीं हो जाते। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन ऑफ लर्निंग रेट विद एवरी वीक लर्नर मॉडल, तब तक आप करते जाओगे।
मतलब आप नहीं, मीन्स दैट एल्गोरिथम वर्क करती जाती है, यानी आप कितने मॉडल, जैसे मैंने कहा मुझे 400 वीक लर्नर मॉडल चाहिए, तो यानी 400 टाइम्स 0.1 मॉडल प्लस 0.1 सेकेंड मॉडल डैट 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 डैश 0.1 400 मॉडल, इस तरह से आपकी वो चलता जाएगा। अब हो सकता है कि 400 टाइम्स जो है उसमें रेजिडुअल 0 हो भी जाए और नहीं भी हो, इट डिपेंड्स। अब आप सोचो कि कहाँ तक हमें जाना पड़ेगा, देर इज नो लिमिट, इट डिपेंड्स ऑन द कंप्यूटेशन ऑफ योर सिस्टम ऑल्सो। अगर आपका सिस्टम है हाई कंप्यूटेशन का तो आप कितने भी एस्टिमेटर्स पे लेके वर्क कर सकते हो, बट अगर नहीं है तो डेफिनेटली यू हैव टू टेक बिटवीन 100 to 1000 एस्टिमेटर्स एंड एस्टिमेटर्स विच इज वीक लर्नर मॉडल, तो उसके बेसिस पे आप वर्क कर सकते हो। गॉट इट? Yes. एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दिस पार्ट? नो सर। ये स्टेटमेंट पढ़ो, क्या स्टेटमेंट है? हम्म, यस, क्या है स्टेटमेंट? इसमें लास्ट वाला लाइन का क्या मतलब है? मिसिंग वैल्यूज आर बिलीव टू बी एनकोडेड विद जीरो वैल्यूज, क्या सर मतलब? मतलब नैन वैल्यूज को सर 0 रखा गया है। हाँ, इसमें नैन वैल्यूज को एनकोड कर दिया गया है जीरो, ठीक है। तो लेट्स सी एडा बूस्टिंग देखते हैं किस तरह से एडा बूस्टिंग वर्क करेगा। मैंने सिंपल एस्केलन डॉट एनसैम्बल इंपोर्ट एडा बूस्ट क्लासीफायर किया, ठीक है, और इसके अंदर मॉडल कौन सा बनता है? डिसीजन ट्री क्लासीफायर, है ना। डिसीजन ट्री है तो मुझे वो उसे भी कॉल करना पड़ेगा क्योंकि मुझे इसे मॉडल देना पड़ेगा किसे? एडा बूस्ट को, ठीक है। मैंने इसे किया, डेटा को रेड किया, सिंपल, ठीक है, दैट्स अ वैल्यू काउंट। अब नाउ यू हैव टू हैंडल द इम्बैलेंस आल्सो। मैंने इम्बैलेंस बता दिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्बैलेंस, यू हैव टू डील, ठीक है, आपको उसके अकॉर्डिंग डील करना है। यहाँ पे मैंने कोई कोड किया है, इस कोड का मतलब क्या है? सर वो कॉलम में And सर 0 वैल्यूज को नैन वैल्यूज रिप्लेस कर रहा है। यानी वो ऑलरेडी उसमें वहाँ पे क्या था, जो भी मिसिंग वैल्यू तो जीरो कर दिया, दिस इज नॉट द करेक्ट मेथड। तो मैंने कहा ठीक है, उसे दोबारा से मिसिंग वैल्यूज बनाते हैं, ठीक है। तो मैंने सिंपली इस तरह किया। तो आप इस तरह से अपने मिसिंग, यानी अगर लेट्स सपोज किसी डेटा में है उसने फिक्स कर दिया, इनकोड कर दिया, तो उससे आप दोबारा चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब अब आपको आता है, ठीक है, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। मैंने ठीक है देखा सम, ठीक है, ये मेरी मिसिंग वैल्यूज है, मैंने उनको ट्रीट किया मिसिंग वैल्यूज को। आपको मिसिंग वैल्यूज को ट्रीट करना भी आता है, कर लेना उसे। डेटा को एक्स एंड वाई में सेग्रीगेट किया, ये क्यों किया एक्स एंड वाई में? for train and test. ट्रेन एंड टेस्ट, ठीक है। तो मैंने ट्रेन एंड टेस्ट को स्प्लिट किया, ठीक है, टेस्ट साइज 0.3, रैंडम स्टेट 42, ये सब आपको पता है। देन मैंने एक मॉडल बनाया, ठीक है, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ 1, क्योंकि मुझे बताना पड़ेगा ना कि मुझे मैक्सिमम डेप्थ 1 लेनी है। इसका मतलब समझ में आ रहा है ना? ये क्राइटेरियाज क्या है? ये एंट्रोपी क्या है सर कैटेगरी। है ना? इज अ क्राइटेरिया गिनी और द एंट्रोपी। मैक्सिमम डेप्थ 1 पता है क्यों है? मैक्सिमम डेप्थ Yes. क्यों? यस सर। क्यों? सर इसमें सर मैक्सिमम डेप्थ 1 ही होता है। है ना, ये इसलिए बना रहे हैं, दैट्स अ केस ऑफ द एडा बूस्टिंग। Limitation of AWS. Yes. तो मैक्सिमम डेप्थ 1 रहेगा, यानी उसे ही हम स्टम्प कहते हैं। तो मैंने एक मॉडल बनाया, देन एडा बूस्टिंग क्लासीफायर को हम क्या कर रहे हैं? मॉडल में ट्रेन कर रहे हैं, है ना। तो मैंने कहा ठीक है, दिस इज द मॉडल। तो बेस एस्टिमेटर, यानी मेरा बेस मॉडल कौन सा होगा? जो मैंने डिसेंट्री लिया है विद मैक्सिमम डेप्थ 1। क्राइटेरिया आप गिनी ले लो, एंट्रोपी ले लो, इट्स अप टू यू। एस्टिमेटर यानी कितने में ऐसे बेस मॉडल क्रिएट करना चाहता हूँ। मैंने कहा 500, लर्निंग रेट इज 0.1 मैंने लिया। तो मॉडल अंडरस्कोर एबीसी, यानी ये एडा बूस्टिंग के अंदर मेरे पास मॉडल आया, मैंने इसे ट्रेन किया। तो मॉडल डॉट फिट, ठीक है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस वन? मॉडल अंडरस्कोर एबीसी डॉट फिट ट्रेन एक्स ट्रेन वाई। सर मतलब इसी से सर हम लोग के मॉडल को मतलब समझ आएगा कि सर हम लोग एक्स मतलब कैसे चेंज करेंगे तो वाई कैसे डिपेंड मतलब चेंज ये हो रहा किस है। तरह से ये एल्गोरिथम वर्क कर रहा होगा? मॉडल अंडरस्कोर एबीसी डॉट फिट ट्रेन एक्स ट्रेन वाई किस तरह से वर्क कर रहा होगा ये?
ये एडा बूस्टिंग जो सर हमने जो हम यूज कर रहे हैं टेक्निक सर उसमें फिट करा रहे हैं ना डेटा को, जो हमारा ट्रेनिंग डेटा में जो स्प्लिट किया था एक्स एंड वाई डेटा को सर, उसके अकॉर्डिंग वो प्रिडिक्शंस करके देगा ना यानी ये फिर। क्या कर रहा होगा, छोटे छोटे ट्रीज बना रहा होगा जिसका यस सर। मैक्सिमम डेप्थ 1 है, कितने 500 लर्नर्स मॉडल क्रिएट कर रहा होगा बेस मॉडल में। ठीक है, तो उसके बेसिस पे किया, देन ये मॉडल देखो बता रहा है आपको डिसीजन ट्री क्राइटेरिया मैक्सिमम डेप्थ लर्निंग रेट 0.1 एस्टिमेटर इज 500। ठीक है, मॉडल फिट हो गया, प्रेडिक्ट किया आपने बेस्ड ऑन टेस्ट टेक्स, आप पे प्रेडिक्ट आ गया, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट आपने देखी, इसकी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट प्रिंट कराई। ठीक है, आपके पास क्लासिफिकेशन रिपोर्ट आ गई। अभी ये एक्यूरेसी दिखा रहा है विच इज 73%, विच इज नॉट गुड। नाउ दिस इज योर पर्पस और दिस इज योर वर्क, you have to just cross check that accuracy with different models. We had done random forest, logistic regression, decision tree, KNN. ठीक है, ये सब हम कर चुके हैं. Now you have to cross check that accuracy whether you are getting best accuracy through the other models or not. Got it? तो ये क्या करना है आपको, इस तरह से इसको क्रॉस चेक कर सकते हो क्या ये और मॉडल से क्या डिफरेंस दे रहा है. देन यू कैन अंडरस्टैंड क्या बूस्टिंग इज द गुड टेक्निक और नॉट. अब ये क्या है 73% है, तो मैंने कहा ठीक है मेरे पास एडा बूस्टिंग मैंने यूज किया. एडा बूस्टिंग का देयर इज अ प्रॉब्लम विच अ मैक्सिमम डेप्थ ऑफ 1, तो हो सकता है इतने अच्छे प्रेडिक्शंस नहीं आ रहा. नाउ यू कैन गो फॉर द ग्रेडियंट बूस्टिंग, है ना, एक्सजी बूस्टिंग. दीज टू एल्गोरिथम आर वेरी एडवांस टेक्निक्स. तो उससे भी करके देखना, ठीक है, ग्रेडियंट बूस्टिंग एंड एक्सजी बूस्टिंग से, और देखना क्या डिफरेंस आता है जब आप लॉजिस्टिक करते हो, डिसीजन ट्री करते हो, रैंडम फॉरेस्ट करते हो, KNN करते हो, ग्रेडियंट बूस्टिंग करते हो या एक्सजी बूस्टिंग करते हो, है ना. तो इसके बेसिस पे आप देख सकते हो अगर अगर किसी भी एल्गोरिथम में ग्रेडियंट बूस्टिंग, एक्सजी बूस्टिंग, रैंडम फॉरेस्ट या जो भी आपने एल्गोरिथम यूज करी, किसी में भी अगर एक्यूरेसी 72-73% पे ही रहा, तो मीन्स दैट प्रॉब्लम कहाँ है, डेटा में है. Means data is not sufficient to make good model. तो आप क्या करोगे, अपने क्लाइंट से बात करोगे कि वी हैव सम फीचर्स. अभी इसमें बहुत सारा वर्क होना है, अभी मैंने आउटलायर्स चेक नहीं किए, अभी मैंने फीचर इंजीनियरिंग नहीं की, ठीक है, फीचर सिलेक्शन नहीं किया. दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, यू हैव टू डू बाय योर ओन. ठीक है, हम ये सब कर चुके हैं, ये सब अब आपको करना आना चाहिए, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको. अगर आप सोचो कि मैं आपको बार बार ये सारी चीजें कराता रहूं, तो दिस इज नॉट द पर्पस. द पर्पस इज दैट यू हैव टू डू बाय योर ओन. तो आपको करना पड़ेगा, लेट्स डू सम फीचर इंजीनियरिंग. चेक करो क्या फीचर इंजीनियरिंग करने के बाद उसका एक्यूरेसी अच्छा हुआ, नहीं हुआ, इम्प्रूव हुआ या डाउन चला गया. चेक विद द क्रॉस विद डिफरेंट ML algorithms, उसके अकॉर्डिंग चेक करो. then you can realize what's the difference between these algorithms, how different algorithms behave with the different kind of data set. Or if you are just applying the different algorithm on the same data, then you can understand what the difference between these algorithms, which algorithm maybe can give the best result. So then you can realize these things. ठीक है, तो वो सब करना. ठीक है, अभी मैं ग्रेडियंट बूस्टिंग और एक्सजी बूस्टिंग भी आपको बता रहा हूँ कैसे उसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है. डिफरेंस कुछ भी नहीं है, सेम है. फ्रॉम sklearn.ensemble इंपोर्ट किया क्या, एडा बूस्टिंग क्लासिफायर, वहां पे आप ग्रेडियंट बूस्टिंग लिख दोगे, बस बाकी सब कुछ सेम होता है. ठीक है, तो बस उसे कॉल करेंगे. लेट्स सी, कम टू द पार्ट. यहाँ ये समझ में आया एडा बूस्टिंग किस तरह से आपको यूज करना है, व्हाट द पर्पस ऑफ दिस मॉडल. सबसे पहले हमने डिसीजन ट्री का मॉडल क्यों लिया, उसे बेस मॉडल में क्यों रखा, ये सब समझ में आ रहा है, यस और नो. यस सर. ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो. एंड लेट सपोज जब इस मॉडल में आपने फीचर इंजीनियरिंग कर ली, फीचर सिलेक्शन कर लिया, आपने सारे एल्गोरिथम्स पे से वर्क भी कर लिया, फिर भी अगर अच्छा एक्यूरेसी नहीं आ रहा, मींस दैट दैट पर्टिकुलर डेटा इज नॉट सफिशिएंट. सो यू हैव टू जस्ट solicit it to your client क्या, you have to give some more features because these features or maybe with this data set we are not getting the best accuracy maybe. So you can just call these things, you have to communicate with your client also. So that's the purpose, that's a kind of in real time data scientist is working. Got it? So now come to the part which is gradient boosting and XG boosting, उसे कैसे हम लोग यूज करेंगे. So here you can see there's another data set. ठीक है, उस डेटा सेट पे आपको ग्रेडियंट बूस्टिंग और एक्सजी बूस्टिंग भी अप्लाई करना है. सो
इसमें हम ये भी देखेंगे कैसे हम इसे हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइज करना है। जैसे अभी रितेश का क्वेश्चन था ना कि 0.1 ही लेंगे, तो कैसे हम उसे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पे देखेंगे किस वैल्यू पे मुझे ज्यादा अच्छा दे रहा है। तो एस्केलन डॉट एनसेम्बल इम्पोर्ट ग्रेडियंट बूस्टिंग क्लासीफायर, ठीक है, वहाँ पे एस्केलन डॉट एनसेम्बल इम्पोर्ट एडा बूस्ट क्लासीफायर था। इसी तरह एस्केलन डॉट एनसेम्बल इम्पोर्ट रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर था। इसी तरह से एस्केलन डॉट ट्री इम्पोर्ट डिसीजन ट्री क्लासीफायर था। लीनियर मॉडल एस्केलन डॉट लीनियर मॉडल इम्पोर्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन था। ठीक है, तो ये सब चीजें याद करनी पड़ेंगी, देयर इज नो ऑप्शन। और शायद प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ही ये सब चीजें आपको याद भी हो जाएंगी। ठीक है, अगर यहाँ पे रिग्रेसर होगा तो ग्रेडियंट बूस्टिंग रिग्रेसर, ठीक है, एडा बूस्ट रिग्रेसर, रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर, डिसीजन ट्री रिग्रेसर और डॉट लीनियर मॉडल इम्पोर्ट लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, इसी तरह KNN था एस्केलन डॉट नेबर्स इम्पोर्ट KNN, इस तरह से आपने किया था k नियरेस्ट नेबर, तो वहां पे भी क्लासीफायर एंड रिग्रेसर। ठीक है, तो मैंने इसे कॉल किया। पहले ग्रेडियंट बूस्टिंग देखते हैं, फिर उसके बाद एक्जी बूस्टिंग देखेंगे। तो देयर इज अ मॉडल विच इज चन मॉडल। ठीक है, तो मेरे पास इसमें डेटा है, मैंने एक्स एंड वाई को इसमें सेग्रीगेट किया, डेटा को क्रिएट किया। अब ये देखते हो ये इम्बैलेंस डेटा का केस है, तो लेट्स से देखते हैं ग्रेडियंट बूस्टिंग इस पे किस तरह से बिहेव करता है। डेटा को क्रिएट किया, ग्रेडियंट बूस्टिंग क्लासीफायर सिंपली इसे मैंने दे दिया, क्योंकि ग्रेडियंट बूस्टिंग क्लासीफायर के अंदर हमें एक वो नहीं रखना मैक्सिमम डेप्थ 1, हम सिंपली उसे कॉल कर सकते हैं और इसी के अंदर वो ऑटोमेटिकली ट्रीज को फॉर्मेशन करता है। क्योंकि पहले क्या करता है, वो फर्स्ट ट्री से नहीं जाता, एडा बूस्टिंग में वो फर्स्ट स्तंभ से क्रिएट करता है। ग्रेडियंट बूस्टिंग में पहले वो सबकी एवरेज वैल्यू लेगा, फिर उसके बेसिस पे रेजिडुअल ट्रीज बनाएगा। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे बेस मॉडल उसे नहीं देते, वो ग्रेडियंट बूस्टिंग के अपने अकॉर्डिंग ही वो फिट करता है। मैंने मॉडल को ट्रेन किया, टेस्ट किया, ठीक है, मेरे पास ये एक्यूरेसी आया मेरे मॉडल का, दिस इज द 86% द एक्यूरेसी। नाउ क्वेश्चन कम्स अगेन, जो मे बी इफ यू रेड सम आर्टिकल्स, अगर आपने पढ़ा हो और मे बी इफ यू गो फॉर सम आर्टिकल्स, तो उसमें ऐसा कहा जाता है कि बूस्टिंग टेक्निक कैन हैंडल इम्बैलेंस डेटा सेट ऑल्सो। नाउ हियर यू कैन सी नो, इट इज नॉट रियली गुड व्हेन योर डेटा इज इम्बैलेंस। तो ये मैंने आपको बताया हुआ है, इम्बैलेंस डेटा सेट है। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था किस नेचर ऑफ द इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग आपको इम्बैलेंस डेटा सेट मिलेगा। सो दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। सो हाउ टू हैंडल द इम्बैलेंस डेटा सेट, तो उसे हैंडल करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई भी ऐसा मशीन लर्निंग एल्गोरिथम नहीं है जो उसे हैंडल कर पाए केयरफुली। तो यू हैव टू हैंडल इम्बैलेंस डेटा सेट बिफोर टू मेक योर मशीन लर्निंग मॉडल केयरफुली। तो देख रहे हो यहाँ पे आपके पास एक्यूरेसी आ गया। नाउ कम टू द पार्ट एक्जी बूस्टिंग। ठीक है, अब एक्जी बूस्टिंग एस्केलन में इम्पार्ट नहीं है। ठीक है, देयर इज नो काइंड ऑफ सच एल्गोरिथम व्हिच इज प्रेजेंट इन द एस्केलन, सो मुझे उसे डिफरेंटली कॉल करना पड़ता है। तो मैंने कहा इम्पोर्ट एक्जी बूस्टिंग एज एक्सजीबी, यानी एलियास कॉल के एक्जी बूस्टिंग को मैंने कहा फ्रॉम एक्जी बूस्ट इम्पोर्ट एक्सजीबी क्लासीफायर। ठीक है, तो एक्सजीबी क्लासीफायर एंड एक्सजीबी रिग्रेसर ऑल्सो। ठीक है, इन केस ऑफ रिग्रेशन मैंने सिंपली इसे कॉल किया फ्रॉम एक्जी बूस्ट से, क्योंकि ये एक्जी बूस्ट एक अपना सेल्फ डिजाइन, इट इज अ केस ऑफ द यू कैन से डीप लर्निंग। ठीक है, ये डीप लर्निंग का पार्ट है, दैट्स अ एक्जी बूस्टिंग, बट इसे मशीन लर्निंग में इंट्रोड्यूस कर दिया गया, क्योंकि इसमें गामा जो वैल्यू है वो हम वहां पे समझेंगे डीप लर्निंग में जब जाएंगे, जब हम फोर्थ प्रोपेगेशन एंड बैक प्रोपेगेशन में हाउ टू जस्ट मैनिपुलेट देयर वेटेज वैल्यू ऑटोमेटिकली। सिमिलरली दैट पर्टिकुलर एल्गोरिथम इज आल्सो वर्किंग लाइक दैट। तो ये इसमें हमने क्या किया, कॉल किया सिंपल फ्रॉम इसे, ठीक है, और इसमें ऑब्जेक्टिव बाइनरी लॉजिस्टिक मीन्स दैट मेरा डेटा सेट कैसा है, बाइनरी क्लास का है, आई कॉल इट बाइनरी लॉजिस्टिक। फिट किया मैंने अपने डेटा को सिंपल एंड देन प्रेडिक्ट किया और आई विल गेट माय एक्यूरेसी व्हिच इज 85। सो यू कैन सी हियर क्या there is no such difference between the gradient and the XGBoosting, both are giving the same kind of accuracy, but maybe if you are applying XGBoosting you will get better accuracy as comparatively to the gradient boosting, so that's a difference. But again, if your data is imbalanced, definitely there is a problem of the recall value which is related to the sensitivity, you can see here. So you have to handle this value. Now come to the part which is hyperparameter tuning. जब आप XG boosting का tuning करते हो तो then you can give that list, learning date, maximum depth कितना लेना है ट्री का, minimum child weight कितना लेना है, that's a gamma value, that's a gamma value and column sample by tree. So these are the 5 parameters. learning date हमें पता है, maximum depth पता है, means इधर minimum child weight means जैसे मेरे पास अभी हमने क्या देखा था, that's my
parent node, leaf node, and let's suppose this is my child node. तो इस child node को मुझे बेसिकली वेटेज कितनी देनी है, क्या अगर यहाँ पे कोई एरर आता है या यहाँ पे कोई एरर आता है तो उसको वेटेज कितना देना है. तो बेसिस ऑन दैट मैंने कहा ओके आई हैव टू गिव 1 3 5 7 यानी कितना यहाँ पे वेट रखना है. तो उसकी प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग मैंने कहा ओके यू कैन गिव दैट प्लेस, यू कैन एक्सटेंड. अब आपका कंप्यूटेशन कितना है तो आप इसे एक एनपी का रैंडम इंट भी कर सकते हो जो हमने पास में किया था. ठीक है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो कि मुझे कितना से करना है. मैंने इसका एक पैरामीटर सिंपली क्रिएट किया, देन रैंडमाइज सर्च सीवी किया सिंपल जैसे हमने लास्ट टाइम किया था. क्लासीफायर मेरा इसमें ऑब्जेक्ट स्टोर है, पैरामीटर डिस्ट्रीब्यूशन ये मेरे पैरामीटर्स हैं. ठीक है, एंड जॉब्स -1 सारे मैंने कोर्स को ऑन कर दिया. सीवी क्रॉस वैलिडेशन हमें पता है, वर्बोस 3 मीन्स दैट क्या मैं उसकी पूरी फिटिंग देखना चाहता हूँ, है ना, क्या वो 1 1 इस तरह से फिटिंग करना देखना चाहता हूँ. तो वर्बोस ये मैंने फिट किया ट्रेन को, तो ये मेरे मॉडल को फिट कर रहा है. ठीक है, ईच ऑफ 10 कैंडिडेट टोटलिंग 50 फिट. ठीक है, तो ये आपको शो करता जा रहा है एंड जॉब्स में. अगर आप वर्बोस नहीं करोगे तो वो शो नहीं करेगा, बस ये है. मेरे पास मैंने देखा कि मेरे बेस्ट पैरामीटर्स क्या हैं, तो ये बता रहा है लर्निंग डेप्थ इज 3 होना चाहिए. अब वहाँ पे मैंने बहुत कम दिया है. ठीक है, आप पहले हमने जैसे डिसीजन ट्री में किया था इस तरह से आप वहाँ पे भी कर सकते हो. ठीक है, आप उसे अलग अलग वैल्यूज पे कंप्यूटेशन कर सकते हो डिसीजन ट्री में जैसे किया था. तो दिस इज द लर्निंग रेट 0.5, गामा वैल्यूज 0.4 एंड दिस अ कॉलम सैंपल बाय ट्रीज 0.4 का रेशियो. तो इस तरह से वो आप यहाँ पे वैल्यूज दे दोगे इसके पैरामीटर्स को और वो उस मॉडल को फिट करेगा. देन अगेन फिट किया एंड उसने उसका एक्यूरेसी दिया तो थोड़ा सा इंप्रूव हो गया. बट improve means that क्या accuracy is not important, important is that मेरा मॉडल यहाँ पे स्टेबल है ज़्यादा, यानी उसमें वेरिएंस कम है. तो मैं इस मॉडल पे जाऊंगा विच इज द मॉडल जो मेरे किस में बाद में ट्यूनिंग करने के बाद आया, दैट्स अ मॉडल विच इज क्लासीफायर. तो जब हम इसे अभी आगे जब हम देखेंगे इस मॉडल को हम क्या करेंगे, पिकल फाइल में सेव करेंगे और इसी मॉडल को यूज करेंगे डिप्लॉयमेंट में, ना कि इस मॉडल को, क्योंकि मुझे और इस मॉडल का लेट सपोज क्लासीफायर है दोनों का नेम, मैं उसे क्लासीफायर 1 कर दूंगा. तो जो मेरा क्लासीफायर 1 है उसको मैं सेव करूंगा उसी मॉडल को और उसी को मैं डिप्लॉय करूंगा. तो इस तरह से मैं अपने मॉडल पर इसी तरह से जीबीसी के हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कर सकते हो. जीबीसी के लिए आपको लर्निंग रेट और मैक्सिमम डेप्थ चाहिए होता है. नो नीड टू गो फॉर द बाई कॉलम रेशियो और द मिनिमम चाइल्ड वेट. सिर्फ लर्निंग रेट मैक्सिमम डेप्थ के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, अपने पैरामीटर्स को रख सकते हो. ठीक है, वही सेम चीज करें जो पहले हम कर चुके हैं, बट यहाँ पे मैंने पैरामीटर्स आपको मेंशन कर दिए. ठीक है, मेरे पास बेस्ट पैरामीटर्स, वेट अभी फिट करने दो, बेस्ट पैरामीटर्स आएंगे वो मैं यहाँ पे रखूंगा, फिट करूंगा मॉडल को, प्रेडिक्ट करूंगा और उसके क्लासिफिकेशन का एक्यूरेसी देखूंगा. तो इसके अकॉर्डिंग मेरे पास दिस इज ऑल अबाउट द बूस्टिंग. तो ये हमारा बूस्टिंग है, कैसे प्रैक्टिकली वर्क करना है बूस्टिंग पे वो है. यस, एनीवन हैविंग एनी डाउट सो फार, कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो. कि एक पैरामीटर था कॉलम सैंपल ट्री करके ऊपर 5th वन. no need to go for this one column sample by हाँ. tree. ये बेसिकली क्या कर रहा है, जैसे रैंडम फॉरेस्ट में आपके फीचर्स को सबको नहीं लेता था ना, वहाँ पे हम SQRT log 2 करते थे, इसी तरह ये 30% ऑफ द कॉलम सैंपल ले रहा है, 40%, 50%, 70% इस तरह से. ओके, सबसेट ऑफ द एग्जैक्टली मतलब फीचर्स जितने हैं उनके जैसे सबसेट. रैंडम फॉरेस्ट में करते थे सारे फीचर्स नहीं यस. लेते, तो वहाँ पे आप क्या करते थे ओके. एन अंडरस्कोर फीचर्स को SQRT और log 2 करके करते थे इसी तरह बस. और अगर ये नहीं भी ना नहीं पता है तो मीन्स दैट नो नीड टू वरी, क्या वो किस तरह से वर्क कर रहा है वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए. अगर आप क्योंकि आई से अगर आप हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करते भी हो ना एक्जी बूस्टिंग का, तो इतना कोई फर्क नहीं आता, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले ही अपने मॉडल को बहुत ज्यादा आप खुद देख चुके हो अभी प्रेजेंटेशन में कि उसने अपने आप ही वो कितने सारे लर्निंग रेट पे वर्क कर रहा है, यानी अपने आप ही वो वेरिएंस रिड्यूस कर रहा है, अपने आप ही सब कुछ कर रहा है. अगर आप नहीं भी करते हो हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, खासकर इस केस में आई एम नॉट सेइंग दैट डिसीजन ट्री में इज इंपॉर्टेंट और रैंडम फॉरेस्ट में आप ट्यूनिंग करो वहाँ इंपॉर्टेंट है. यहाँ अगर आपको पैरामीटर्स पता है, लर्निंग रेट पता है, मैक्सिमम डेप्थ पता है, मिनिमम चाइल्ड वेट पता है, गामा वैल्यू पता है, maximum column, these are the you can say that these are the 5 parameters you have to tune, especially in case of XG boosting. And let's suppose if you don't want to do, then definitely you won't get the, I can say there
if you are just making a model by the help of XGBoosting without any tuning, there is no such big difference between the tuning and not tuning model. तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता और कोई आपसे पूछेगा ही नहीं, ठीक है, क्या वो कौन से पैरामीटर्स पे आप वर्क कर रहे हो, कौन से पे नहीं कर रहे हो. Yes. Anyone having any doubt so far? So this is all about your machine learning algorithm. It's all about whole machine learning जो अभी तक हमने पढ़ा सुपरवाइज के केस में. इसमें किसी को डाउट है तो मेरे से पूछो. अब हमारा अनसुपरवाइज बचता है, वो है विच इज क्लस्टरिंग. क्लस्टरिंग में हम लोग अब डीबी स्कैन, हायरार्किकल एंड एग्लोमरेशन अनसुपरवाइज पढ़ेंगे. यस, एनीवन, एनी डाउट? अच्छा, किसी ने अभी तक मॉडल क्रिएट करे अपने आप? अजीत? हाँ सर किए थे सर, मतलब किया था हमने. किया था. अच्छा, कौन सा मॉडल किया? working on decision tree. सर फ्लाइट प्राइस. फ्लाइट प्राइस पे किया. अच्छा, क्या क्या किया उसमें? सर फ्लाइट प्राइस मतलब मतलब सर तो उसके सर डेटा विजुलाइजेशन की और सर रैंडम फॉरेस्ट से उसकी एक्यूरेसी निकली थी सर. ओके ओके. और सर बाकी मॉडल उसमें इम्प्लीमेंट करे? नहीं किससे सर, बेस्ट, केवल किससे रैंडम अच्छा फॉरेस्ट. चेक नहीं किया किससे अच्छा एक्यूरेसी आ रहा है? सर केवल रैंडम फॉरेस्ट से अच्छा आ गया तो तुमने बाकी चेक नहीं किया. अभी रैंडम जरूरी नहीं है रैंडम फॉरेस्ट से अच्छा ही आएगा, ठीक है. बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसा कहते हैं कि रैंडम फॉरेस्ट इज द बेस्ट एल्गोरिथम हियर wherein you can get the best trade-off between the bias and the variance, but it is not true really. मैंने आपको उसका डिफरेंस भी बताया था लास्ट क्लास में, तो इसलिए जरूरी नहीं है, ठीक है. तो क्रॉस चेक, अभी तो क्रॉस चेक करना है. अभी जैसे आपके पास, मेरे पास आई थिंक कितने कितने डेटा सेट होंगे आपके पास? तो फ्लाइट प्राइस, हाउस प्राइस, जोमेटो सर, फिर 8 to 9 डेटा सेट्स होंगे. यस सर. ठीक है, तो अभी मैं आज या कल में आपके पास 1 2 3 3 डेटा सेट और आ जाएंगे आपके पास, ठीक है. यूट्यूब प्रिडिक्शन आ जाएगा, नहीं यूट्यूब में करूंगा एनएलपी के बाद, ठीक है. एनएलपी के बाद हम लोग एनएलपी में आपके पास 3 डेटा सेट और आ जाएंगे, विच इज फेक न्यूज क्लासिफिकेशन एंड ट्विटर सेंटिमेंट एनालिसिस. एंड देन यूट्यूब प्रिडिक्शन में फिर आपको यूट्यूब का डेटा दे दूंगा, ठीक है. तो वो जो डेटा सेट्स है ना, जैसे अभी कल पढ़ेंगे अब हम लोग क्लस्टरिंग विच इज अनसुपरवाइज. तो कल हम अनसुपरवाइज पढ़ेंगे, तो उसमें बेसिकली अभी तक आपको क्या था, डिपेंडेंट वेरिएबल गिवन था ना. अब डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं आएगा तो उसे बोलते हैं अनसुपरवाइज, जिससे आप मतलब सुपरवाइज नहीं कर सकते. अभी क्या आप सुपरवाइज कैसे कर लेते हो? टेक्स्ट डेटा पे प्रेडिक्ट किया, एक्स टेस्ट को रख के आपके पास वाई प्रेडिक्ट आया, वाई टेस्ट ऑलरेडी है, वाई प्रेडिक्ट और वाई टेस्ट को आपने सुपरवाइज कर लिया, यानी क्रॉस एग्जामिन कर लिया, उसके बेसिस पे एक्यूरेसी आ गया. बट जब आपके पास नहीं होता है, यानी ये बेसिकली कहाँ पे यूज होते हैं अनसुपरवाइज, जहाँ पे सेगमेंटेशन करनी है. जैसे लेट सपोज आपके पास एक परचेजिंग पावर देखना है, जैसे रितेश है, सोनिया है, मीनाक्षी है, राहुल है, आशीष, विप्लव. तो मुझे ये देखना है कि ये इनका शॉपिंग पैटर्न कैसा है, या फिर मुझे ये देखना है क्या इनका एकेडमिक पैटर्न कैसा है, या फिर मुझे ये देखना है इनका डेजिग्नेशन पैटर्न कैसा है. तो उसके अब मुझे वहाँ क्या है, उनके पैटर्न्स के अकॉर्डिंग जो फीचर्स है उनके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, क्लस्टरिंग करते हैं. तो कल हम देखेंगे क्लस्टरिंग, ठीक है, विच इज क्लस्टरिंग ऑफ एंग्लोमरेशन, डीबी स्कैन मोस्ट एडवांस है, ठीक है, सुपरवाइज में वो देखेंगे. और हायरार्किकल इज आल्सो, एंड देन वन इज केएनएन, के मीन सॉरी. तो के मीन्स देखेंगे, एंग्लोमरेशन, डीबी स्कैन एंड द आई कैन से हायरार्किकल. तो ये किसके लिए है, अनसुपरवाइज के लिए. फिर उसके बाद हम एनएलपी करेंगे. देन एनएलपी के बाद हमारा मेन जो 90% ऑफ द कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है. और वहां तक आपको समझ में भी आ जाएगा क्या जो डेटा सेट्स हैं, यूट्यूब डेटा सेट है या और डेटा सेट है वो. तो उसके बेसिस पे मतलब आप वर्क करना शुरू करो. जितना ज्यादा आप मॉडल क्रिएट करोगे, ठीक है, उतना ज्यादा आपको पता, विद हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करो, रैंडमाइज सर्च सीवी करो, उससे जो पैरामीटर आ रहे हैं उन्हें ग्रिड सर्च सीवी में ऐड ऑन करो, जो पैरामीटर रैंडम से मिले हैं, ठीक है, जो हमने देखा था. दिस इज नॉट द बेस्ट वे ऑफ ट्यूनिंग. कहाँ पे, बूस्टिंग के अंदर जो मैंने एक्जी बूस्टिंग किया है, इसमें बस इंपॉर्टेंट क्या है, पैरामीटर्स, ठीक है. ये ध्यान रखना क्या मैं
आपको यहाँ से स्पून फिटिंग नहीं करा रहा हूँ। ये जो पैरामीटर है ना, ये पैरामीटर इंपॉर्टेंट है। इस पे ग्रेड रैंडमाइज सर्च सीवी करोगे, इससे जो पैरामीटर मिलेंगे उससे ग्रिड सर्च सीवी होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने सिर्फ रैंडमाइज सर्च सीवी किया है, देखोगे आप तो रैंडमाइज सर्च सीवी किया, ग्रिड सर्च सीवी नहीं किया। रैंडमाइज और ग्रिड सर्च सीवी हमने कहाँ पे कहते हैं, डिसीजन ट्री में ना। तो सेम वही कोडिंग है, कोडिंग डिफरेंस नहीं है, बट आपको थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज करना पड़ेगा ग्रिड सर्च सीवी के लिए। दोनों केसेस में मैंने ग्रिड रैंडमाइज किया है, ग्रिड नहीं किया है, आपको ग्रिड भी यूज करना है। गॉट इट, समझ में आ रहा है? तो मैं एक एक चीज स्पून फिटेड नहीं कराऊंगा आपको, आपको ये खुद प्रैक्टिस करना है और खुद से करके देखना है सारे मॉडल्स पे। तो एट लास्ट जब हम एनएलपी कंप्लीट कर लेंगे और डीप लर्निंग कंप्लीट कर लेंगे, तो मैं आपके मॉडल्स देखूंगा, उसके बाद फिर हम उनमें से कुछ मॉडल्स होंगे या फिर उनमें से एक आध मॉडल को फिर हम लोग एक डिप्लॉयमेंट पूरा करेंगे फाइनली, शुरू से इनिशियली लेके देन फाइनल तक हम उसे डिप्लॉयमेंट पे ले जाएंगे। गॉट इट? यस सर। तो प्रैक्टिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस करो तभी आपको ये मॉडल समझ में आएंगे, अदरवाइज कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आशीष, अजीत, मीनाक्षी, राहुल, रितेश, शिवाली, सोनिया एंड विप्लव। गॉट इट? प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं? हाँ सर। सोनिया, विप्लव, शिवाली, आई थिंक शिवाली आपने तो बहुत सारा क्लास मिस कर दिया आई थिंक। अजीत, आशीष, मीनाक्षी, राहुल। यस। ठीक है, तो कल फिर हम लोग अनसुपरवाइज करते हैं, क्योंकि अभी आज कराऊंगा तो बहुत सारा मैथ्स ही हो जाएगा, तो समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए कल करते हैं। ठीक है, या आज ही पढ़ा दूं? नो सर, कल। ठीक है, तो कल करते हैं हम लोग। ठीक है, यस, एनीवन हैविंग एनी डाउट सो फार इन द मशीन, इन द सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग? इसमें किसी को डाउट? सर इसमें डाउट नहीं, वही चीज में सर हम लोग ठीक। फ्लास्क, बोलो। हम लोग फ्लास्क पढ़ेंगे सर, फ्लास्क और जेंगो। फ्लाक्स, हाँ फ्लाक्स पढ़ाऊंगा मैं आपको। जेंगो देखो मैं बताऊं, टू टाइप ऑफ बैकएंड डेवलपमेंट होता है, तो या तो आप फ्लाक्स से कर लो, जैसे पहले पीएचपी यूज होता था। ठीक है, तो बेसिकली किस लिए है, जैसे आप कोई वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो, तो आपने कहा कि मुझे फ्रंट एंड चाहिए, फ्रंट एंड आप कर सकते हो HTML से कर सकते हो, CSS कर सकते हो। अब वो फ्रंट एंड पे आपको लॉजिक चाहिए, तो आपने जावास्क्रिप्ट से उसमें लॉजिक क्रिएट कर दिया। अब बैक एंड पे जो मैं उससे वर्क कर रहा हूँ, यानी बैक एंड पे कहाँ से लॉजिक दूंगा, वो PHP के थ्रू लॉजिक देते थे। बट पाइथन आता है तो पाइथन देता है फ्लाक्स, है ना, तो फ्लाक्स फ्रेमवर्क के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, लॉजिक क्रिएट करेंगे, जो मॉडल डिप्लॉयमेंट होता है वो फ्लाक्स से ही होता है। ठीक है, तो उसी के थ्रू, यानी उसमें HTML भी यूज होगा, CSS भी होगा, बट मैं उसे पढ़ा नहीं सकता आपको। मतलब अगर आप सोचो कि मैं आपको HTML का क्लास पढ़ाऊँ, CSS का क्लास पढ़ाऊँ, फ्लाक्स का क्लास पढ़ाऊँ, वो नहीं पॉसिबल है। मैं आपको बेसिक्स पढ़ाऊंगा और फिर मैं ये बताऊंगा कैसे लॉजिक क्रिएट करते हैं, यानी मैं उसको एक्सपर्टीज नहीं दे सकता। ठीक है, अगर आपको एक्सपर्टीज चाहिए तो मैं कुछ कोर्सेज प्रोवाइड कर सकता हूँ, ये हेल्प कर सकता हूँ बस, लेकिन मैं पढ़ा नहीं सकता, क्योंकि दिस इज नॉट द कोर्स फॉर फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपर, दिस इज नॉट द फुल स्टैक डेवलपर, वो एक डिफरेंट फील्ड है। हाँ, फिर उसके बाद जैसे ही ये होता है तो फिर हम उसे क्लाउड पे डिप्लॉय करेंगे, जैसे वेब होस्टिंग करते हैं ना, तो वेब होस्टिंग पे जब आपने HTML, CSS, जावास के और PHP को यूज किया, तो आपको एक सर्वर पे होस्ट करना होता है, तो इसी तरह देयर इज अ क्लाउड, तो हम क्लाउड पे होस्ट करेंगे उसे। तो उससे एडवांटेज क्या है, उस पे लिंक को आप कहीं भी किसी को दोगे तो वो जाके उस पर प्रिडिक्शंस कर सकता है। जैसे अभी क्या है ना, अभी हम लोग ये नहीं देख पाते कि लेट सपोज जैसे ये डेटा है ना, तो ये डेटा बेसिकली क्या है, किसी का कस्टमर आईडी ये है, सरनेम ये है, क्रेडिट स्कोर ये है, यानी अभी तो मुझे पता चल गया प्रेडिक्ट। बट मैं क्या करूं, कोई एक ऐसा वेब ऐप क्रिएट करूं जिसमें मैं यहाँ पे लिखूं कस्टमर आईडी, लेट सपोज कस्टमर आईडी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बट मैं ऐसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, सरनेम इज ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट, आपने क्रेडिट स्कोर, ठीक है, क्योंकि आप इसी तरह तो चेक करते हो ना, जैसे बेसिस ऑन दैट, या किसी कोई कंपनी है वो ऐसे ही चेक करेगी क्या पर्टिकुलर कस्टमर के कौन से फीचर्स इंपॉर्टेंट है, तो आपने क्रेडिट, चलो मैं आपको एक एग्जांपल ही देता हूँ, लेट्स सपोज देयर इज अ क्रेडिट स्कोर, यहाँ पे आप क्रेडिट स्कोर टाइप करो, ज्योग्राफी टाइप करो, जेंडर टाइप करो, एज टाइप करो, टेन्योर, एंड लेट्स सपोज हैज कार्ड और नॉट, ठीक है। तो
तो इस तरह के फीचर्स हैं, ये आपने फीचर्स वहां पे एक वेब ऐप में कोई भी, जैसे रितेश ने इंसर्ट किया तो ये सारी वैल्यूज दी, तो वो प्रेडिक्ट करेगा कि वेदर दिस कस्टमर इज एग्जिटेड और नॉट। तो दिस इज जस्ट काइंड ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट, तो फ्रंट एंड पे चला जाता है। तो वो उसे आप कहीं, आप जब आपने होस्ट कर दिया तो क्लाउड इज 24/7। पहले हम लोकल मशीन पे होस्ट करेंगे, ठीक है। अब लोकल मशीन जब तक रन करेगा तब तक वो लिंक वर्क करेगा, लेकिन जैसे ही वो लिंक किसके लिए, लोकल मशीन के लिए, लोकल मशीन बंद, लिंक भी बंद। बट क्लाउड पे डिप्लॉय कर दिया तो 24/7 वो वर्क करेगा, यानी आप किसी को लिंक दे रहे हो तो वो वहां पे जाके वर्क कर सकता है, उसके रिलेटिव कस्टमर का प्रेडिक्शन कर सकता है। जैसे आपने फ्लाइट प्राइस का प्रेडिक्शन किया होगा, है ना, तो वही फ्लाइट प्राइस का आप वेब ऐप क्रिएट कर सकते हो। तो वो देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, इसमें ले ओवर है, ये है, तो इस फ्लाइट का प्राइस कितना आएगा। तो इस तरह के वेब ऐप्स क्रिएट करेंगे। तो हाँ, आसान नहीं है, ठीक है, इट्स नॉट ईजी। और वो डेटा साइंस के अंडर में भी नहीं आता, आई विल टेल यू, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डेटा साइंस, इट इज अ पार्ट ऑफ लीड डेटा साइंटिस्ट। लीड डेटा साइंटिस्ट मीन जब आप फुल फ्लैश डेटा साइंटिस्ट बन जाते हैं, डिप्लॉयमेंट भी आपका पार्ट आ गया। अगर आपको लीड डेटा साइंटिस्ट पे जाना है तो आपका फ्रंट एंड और बैक एंड बहुत अच्छा होना चाहिए, ये दो पार्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। एंड एट द सेम टाइम, जैसे मैं AWS पे आपको कराऊंगा, तो आपको क्लाउड कंप्यूटिंग भी अच्छा आना चाहिए, ठीक है। तो ये कंपनी आपसे नहीं मांगेगी, ठीक है। अगर मांग रही है कंपनी तो मीन्स दैट क्या वो फिर आपको पैकेज भी बहुत अच्छा देगा, विच इज मे बी 15 लाख रुपीज, इतना पैकेज वो देगी अगर मांग रही है तो आपसे, फ्रंट एंड बैक एंड AWS। क्योंकि फ्रंट एंड बैक एंड के ही जो लोग फुल स्टैक डेवलपर होते हैं वो मे बी 15 to 20 lakhs अर्न कर लेते हैं। और आप तो डेटा साइंटिस्ट हो प्लस फ्रंट एंड बैक एंड विद द क्लाउड कंप्यूटिंग, सो मीन्स दैट्स अ मिनिमम, ये मिनिमम पैकेज है। मे बी यू कैन गो फॉर द 30 lakhs ऑल्सो एट द सेम टाइम, यू कैन अर्न अप टू 30 lakhs। वो आपके ऊपर है कि अब आप कितना उसमें एक्सपर्टीज हो, क्या हो। आई एम ऑल्सो नॉट गुड इन द फ्रंट एंड एंड बैक एंड, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज नहीं है मेरे पास फ्रंट एंड बहुत बैक एंड की। बट हाँ, मैं वेब ऐप क्रिएट कर सकता हूँ फॉर माई क्लाइंट। स्पेशली अगर क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है क्या, एक बहुत अच्छा मुझे फ्रंट एंड चाहिए, तो क्लाइंट हैज टू पे एक्स्ट्रा मनी। तो हम फ्रंट एंड, वी हैव टू हायर, मेरा फ्रेंड है, ठीक है, ही इज रियली डैम गुड इन द फ्रंट एंड बैक एंड, तो उसके संग हम लोग एसोसिएट करते हैं, वो फिर फ्रंट एंड बैक एंड को डेवलप करके हमें टेम्पलेट्स दे देते हैं, हम फ्लैग्स पे उसका लॉजिक लिख देते हैं, बस यही होता है। तो दिस इज द कॉल, ठीक है। तो हाँ, हम करेंगे, बट इतना डेप्थ में नहीं जा सकता मैं, ठीक है, फ्रंट एंड और बैक एंड के। उसके लिए आपको अगर करना है तो अलग से पढ़ना पड़ेगा और वर्क करना पड़ेगा। तो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ, मोस्टली टैबलू, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ SQL विद पाइथन, वो इम्पोर्टेंट है। एंड नो SQL ऑल्सो, क्योंकि हो सकता है कंपनी आपसे SQL भी डिमांड कर ले या नो SQL डिमांड कर ले। तो ये 3 पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, जो जनरली कंपनीज मांगती हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि SQL, हम SQL पढ़ेंगे क्या, ठीक है। तो मैं SQL नहीं पढ़ाऊंगा आपको, मैं एक कोर्स आपको अलॉट कर दूंगा, वहां से प्लीज बेसिक्स पढ़ लेना। क्योंकि इसलिए नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि जब आपको इंटीग्रेशन बता दूंगा SQL का पाइथन से, तो वहां पे आप अपने डेटाबेस को, मींस जो डेटाबेस में डेटा है उसको पाइथन में फैच कर लोगे, और आपको पाइथन की कोडिंग आती है, तो आप SQL से ज़्यादा एफिशिएंटली पाइथन के अंदर वर्क कर सकते हो, जो मैं लास्ट 2.5 ईयर से कर रहा हूँ। पहले मे बी 2017 में मैं SQL पे वर्क करता था, ठीक है, वहां से क्वेरी फैच करके ये सब करता था। अब जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि पाइथन से आप वो सेम वर्क कर सकते हो, बस इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, कनेक्ट करो पाइथन में डेटाबेस से, डेटा को फैच करो, डेटा आ गया, देन आपको पता है अब डेटा में क्या क्या करना है। एंड देन जब डेटा में फीचर सिलेक्शन कर ले तो उसको लोड भी कर सकते हो SQL डेटाबेस में, ठीक है, न्यू टेबल क्रिएट करके आप उसे लोड भी कर सकते हो। अब बस कहाँ रिक्वायरमेंट आता है, जो डेटाबेस हैंडलर होते हैं, जो डेटाबेस क्रिएट करते हैं, जो डेटाबेस में डेटा क्रिएट करते हैं, उसके लिए बस SQL का बेसिक यूज आना चाहिए कि आपको कैसे टेबल में डेटा को इंसर्ट करना है। और वो बहुत मोनोटोनस वर्क है, मतलब जैसे एक होता है ना डेटा एंट्री वाले वर्क होता है, वो उस टाइप का वर्क है। तो मैं बता दूंगा कैसे डेटाबेस क्रिएट किया जाता है SQL में, ठीक है, टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है, डेटा का एंट्री कैसे होता है, ये सब मैं आपको पढ़ा दूंगा, जिससे
आप इंटरव्यू में बता पाओ। फिर इसके बाद इंटीग्रेशन करने के बाद पाइथन आपको बहुत अच्छा आता ही है, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वो अच्छा आता है, देन हम उसे राइट कर देंगे फाइल को डेटाबेस में। तो यहाँ पे हमारा सीक्वल कंप्लीट हो जाता है। नो सीक्वल मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। नो सीक्वल इसलिए पढ़ा दूंगा क्योंकि देयर इज अ वेब स्क्रैपिंग, हम एक वेब स्क्रैप करेंगे फ्लिपकार्ट की वेबसाइट को। अब ये जो पूरा पार्ट है ना वेब स्क्रैपिंग, अगेन दिस इज द डिफरेंट पार्ट। वेब स्क्रैपिंग यानी किसी भी साइट से इलीगली डेटा को स्क्रैप करना, तो ये एक अलग पार्ट है। ये समझ में इतनी जल्दी नहीं आएगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। इसमें हम फ्लास्क में इसका आर्किटेक्चर लिखेंगे जो बैक एंड पे अपने आप ही मेरे डेटा को रन करता रहेगा और मेरे नो सीक्वल में डेटा क्रिएट करता रहेगा जेसॉन फॉर्मेट में। फिर हम उसे पाइथन में कनेक्ट कर लेंगे, पाइथन में कनेक्ट करके मेरे पास टैबुलर फॉर्मेट में डेटा आ जाएगा, उसकी आप सेंटीमेंट एनालिसिस कर सकते हो। तो ये एक आपका लाइव काइंड ऑफ प्रोजेक्ट हो जाएगा। लेकिन मैं बताऊंगा कि जो अभी वेब स्क्रैपिंग हम लोग पहले यूज करते थे, ये अब ऑब्सोलीट हो चुकी है। हम लोग ब्यूटीफुल सूप से यूज करेंगे, मैं उससे बताऊंगा आपको, जो अब प्योरली ऑब्सोलीट हो चुकी है। जैसे कोई कहेगा सेलेनियम बहुत अच्छा है, कोई कहेगा ब्यूटीफुल अच्छा है, कोई भी अच्छा नहीं है। मैं आपको एक वेब स्क्रैपर टूल बताऊंगा जो बिल्कुल एक सॉफ्टवेयर की तरह है, विच इज ऑक्टापासर। वेरी वेरी इजी, आप उससे किसी भी वेबसाइट को इजीली स्क्रैप कर सकते हो। और उसके लिए आपको ना फ्रंट एंड लिखना पड़ेगा, ना आपको बैक एंड लिखना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। अपने आप ही CSV फॉर्मेट में आपके पास डेटा आ जाएगा। और उससे एडवांटेज क्या मिलेगा जब मैं आपको बताऊंगा। जब आपके पास डेटा आ जाएगा तो किसी वेबसाइट का डेटा आएगा, उससे आप कोई भी मॉडल बना सकते हो। तो यू कैन मेक योर ओन मॉडल्स बेस्ड ऑन लाइव काइंड ऑफ डेटा। वो कैसा डेटा होगा? लाइव डेटा होगा, ये सब डमी डेटा पे नहीं होगा, वो सब लाइव डेटा होंगे। देन यू कैन शो दिस लाइव डेटा इन योर रेज्यूमे विच इज मे बी कंसिडरिंग मोर वेटेज एज कंपेरेटिवली टू दीज वंस। तो आप अपने डिफरेंट डिफरेंट डेटास पे वर्क कर सकते हो, ठीक है। तो ये पार्ट है, ठीक है। ये पार्ट हमें बिफोर 31st ऑफ दिसंबर कंप्लीट करना है। एनी हाउ वी विल स्ट्राइव टू डू, ठीक है। छोटे छोटे पार्ट हैं, अब ज़्यादा बड़े बड़े पार्ट नहीं बचे। कल हमारा क्लस्टरिंग भी खत्म हो जाएगा और NLP एक क्लास का है, ठीक है। NLP विद इन अ 1 क्लास खत्म हो जाएगा हमारा। तो डोंट वरी अबाउट दिस थिंग। एक क्लास में हमारा टैबलू खत्म हो जाएगा, एक क्लास में टैबलू इंटीग्रेशन और सीक्वल पार्ट खत्म हो जाएगा। तो मोस्टली 4 और 5 क्लासेस में हमारा कंप्लीट हो जाएगा, 4 to 5 क्लासेस में। डिप्लॉयमेंट बस बचेगा, ठीक है। डिप्लॉयमेंट में आपको तब कराऊंगा जब पहले आप सारे मॉडल्स को प्रैक्टिस कर लोगे, यानी फुल फ्लैशली। क्योंकि जैसे ही ये पार्ट कंप्लीट होता है ना, तो आप मार्केट में अपने आप को होने का अभी भी मार्केट में आप शो कर सकते हो। ये पार्ट होने के बाद डिप्लॉयमेंट आपसे कोई नहीं मांगता, कोई कंपनी आपसे डिप्लॉयमेंट नहीं मांगती। इट इज फैक्ट, वो नहीं मांगेगी। और अगर आप डिप्लॉयमेंट कह रहे हो तो एक्स्ट्रा एज देगा बस आपको, लेकिन डिप्लॉयमेंट नहीं मांगा जाता। जब आप इसका प्रैक्टिस कर लोगे सब चीज़ों का, फिर उसके बाद आप मुझे बताना जनवरी में कभी भी, तो मैं एक टाइम देखूंगा और फिर आपको उस पर डिप्लॉयमेंट करा दूंगा, ठीक है। तो डिप्लॉयमेंट इज ऑल अबाउट कि जब आप ये सब चीज़ों को प्रैक्टिस कर लोगे, सब खत्म कर लोगे, देन वी विल डू डिप्लॉयमेंट पार्ट। मुझे कभी भी बता देना तो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, AWS का एक्सेस लेना पड़ेगा। तो आपके पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होना चाहिए, उसी से एक्सेस मिलेगा। और उसे केयरफुली यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर डेबिट और क्रेडिट कार्ड में हमने एक्सेस ले ली, जो ग्रांटेड एक्सेस से ज़्यादा, तो तगड़ा चूना लगेगा, ठीक है। तो वो ज़रूरी है इसलिए। तो यस, एनीवन हैविंग एनी डाउट? कुछ पूछना है या फिर कुछ और? एनीवन? यस, अजीत, आशीष, मीनाक्षी, राहुल, रितेश एंड शिवाली। कुछ पूछना चाहते हो या फिर कुछ डाउट्स हो पूछ सकते हो। ईशान, आपने डायबिटीज का डेटा डाला था उस पर कैनवास? हाँ, उसी में है, गिवन है डेटा। ओके। यस, एनी अदर डाउट? कुछ और पूछना हो? नो डाउट? नो सर। चलो, ओके, ग्रेट।
जस्ट डू प्रैक्टिस, ठीक है। ये बूस्टिंग का मैं अभी हो सकता है अभी कर दूंगा ये डेटा, ठीक है। ये सारा फॉर्डर मैं अभी कैनवास पे रख दूंगा जिससे आप एक्सेस सर वो वीकडेज की क्लासेस कब से स्टार्ट है? लेट्स सी, मैं देखता हूँ, टाइम फेच करता हूँ, हो सकता है मैं बता दूंगा, अपडेट दे दूंगा। अच्छा हमारे पास ओके 5 क्लासेस होंगी, तो हो सकता है मैं 27 को ले लूँ आपका क्लास। 27, 20, 29, 30, 31 को ले सकता हूँ मैं वीकडेज का क्लास। तो जो अभी बताया ना, टैबलू और सीक्वल, मोंगो डीबी, स्क्रैपिंग, ये सब इन्हीं 5 डेज में कंप्लीट कराऊंगा मैं, ठीक है। तो क्योंकि आज 18 है, कल हमारा क्लस्टरिंग खत्म हो जाएगा। नहीं, इस वीक में 20, 21 वाले वीक में भी टाइम नहीं है। 25, 26 में आपका पार्ट NLP खत्म हो जाएगा। और मैं क्या कंप्लीट करा सकता हूँ उसमें, आपका NLP कंप्लीट हो जाएगा एंड देन टैबलू पढ़ा दूंगा मैं। 26 को टैबलू पढ़ा दूंगा आपको, 25 को NLP, 26 को टैबलू, या सीक्वल का इंटीग्रेशन पढ़ा दूंगा 26 में। 31 तक हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, मतलब जो एसेंशियल है 95% कंप्लीट हो जाएगा। 31 तक हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर डिप्लॉयमेंट रह जाएगा, 31 दिसंबर लास्ट है, ठीक है। तो वो डिप्लॉयमेंट रह जाएगा। फिर आप लोग म्यूचुअली डिसाइड कर लेना कब जैन में कभी भी कोई वीकेंड रख लेना 2 डेज का, ठीक है। तो उसमें मैं आपको डिप्लॉयमेंट बता दूंगा जैन में, ठीक है। यस, चलो ओके, बाय एवरीवन, टेक केयर। Bye, sir.